हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट डिकोडर। आप सभी का आपके अपने चैनल कॉन्सेप्ट डिकोडर पे स्वागत है। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे कॉलम विथ एक्सेंट्रिक लोडिंग के कंसेप्ट को। ठीक है, अगर कॉलम में जो लोड है वो सीजी से पास नहीं कर रहा है, कॉलम के क्रॉस सेक्शन के सीजी से पास नहीं कर रहा है, सीजी से सम एक्सेंट्रिक डिस्टेंस पे पास कर रहा है, सम डिस्टेंस पे पास कर रहा है, तो फिर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन कॉलम में चेंज हो जाता है। तो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन जब चेंज हो जाता है तो क्रॉस सेक्शन के ऊपर कहां पर कितना स्ट्रेस होगा ये वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। तो इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड दो कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा, एक्सेंट्रिसिटी अलोंग एनी वन एक्सिस, सेकेंड कॉन्सेप्ट एक्सेंट्रिसिटी अलोंग बोथ द एक्सिस। सो यूनिएक्सियल बेंडिंग, कॉलम सब्जेक्टेड टू डायरेक्ट लोड प्लस यूनिएक्सियल बेंडिंग। दूसरा कॉन्सेप्ट कॉलम सब्जेक्टेड टू डायरेक्ट लोड विथ बायएक्सियल बेंडिंग। तो दोनों केसेस में स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे और रिजल्टेंट स्ट्रेस के वैल्यूज को निकालेंगे फुल डिटेल में, फुल कॉन्सेप्ट में। बच्चे लोग, आप लोग प्यार दीजिए वीडियो को, बहुत मेहनत लगती है पढ़ाने में, समझाने में। मैं देखता हूँ यूट्यूब चैनल पे, यूट्यूब के ऊपर कोई कॉपी लेके बैठ गया है, उसका स्क्रीन रिकॉर्डिंग डाल दिया। आप लोग ऐसे वीडियो लेक्चर पे 20-20 हज़ार 30-30 हज़ार व्यूज चले जाते हैं एंड हम लोग यहाँ पे इतना मेहनत कर रहे हैं, आपको पॉइंट टू पॉइंट सब कुछ बता दिया जाता है विथ विजुअलाइजेशन एंड कॉन्सेप्ट, जिससे कि आपका कोई भी कंसेप्ट ना बचे, किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो क्वेश्चन ना छूटे। फिर भी अपने वीडियोस पे व्यूज जाते हैं 100, 50, 10। सो बुरा लग रहा है थोड़ा सा, सो सपोर्ट करिए, लाइक इट, थैंक यू। तो चलिए शुरू करते हैं इस कंसेप्ट को। सो कंसेप्ट को शुरू करने से पहले आप सभी को बता दूं, विश कर दूं, विश यू हैप्पी दुर्गा पूजा। डाउनलोड दी कॉन्सेप्ट डिकोडर एंड्रॉइड एप्लीकेशन। तो देखिए, एक्सेंट्रिक लोडिंग का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये बेसिक मतलब समझ लेते हैं। लेट्स सपोज दिस इज माय कॉलम, ठीक है, ये मेरा कॉलम है। अब इस कॉलम के ऊपर मैं एक लोड लगा दिया P, ओके, लोड लगा दिया P। तो ये कॉलम का जो क्रॉस सेक्शन है वो कोई एक, लेट्स सपोज एक स्क्वायर क्रॉस सेक्शन का ये कॉलम था, ठीक है, ये एक स्क्वायर क्रॉस सेक्शन का कॉलम है। सो इसके एक्सिस अगर मैं ड्रॉ करूं, सो दिस इज माय एक्स एक्सिस लेट्स सपोज, एंड दिस इज माय वाई वाई एक्सिस। सो ये दोनों एक्सिस जहां पे कोइंसाइड कर रहा है, जहां पे एक दूसरे से इंटरसेक्ट हो रही है ये दोनों एक्सिस, उस पॉइंट को सेंटर ऑफ ग्रेविटी या फिर सेंट्रोइडल पॉइंट ऑफ दिस क्रॉस सेक्शन हम कहेंगे। तो ये जो लोड मैंने P लगाया है बच्चा लोग, अगर ये लोड P एकदम सीजी से पास हो रहा है, ठीक है, एकदम सीजी से पास हो रहा है, तो ठीक है, मान लीजिए एकदम सीजी से पास हो रहा है, तो इस केस में मैं आपसे पूछूंगा कि एट एनी क्रॉस सेक्शन, लेट्स सपोज यहाँ पर मैंने एक एक्स सेक्शन ले लिया कॉलम का, ठीक है, या फिर यहाँ पे ले लूंगा x1 सेक्शन, ठीक है। तो एट एनी क्रॉस सेक्शन जो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन होगा कॉलम के अंदर, स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन वो कैसा होगा, देखिए, पूरा का पूरा कॉलम के क्रॉस सेक्शन में एक तो कंप्रेसिव स्ट्रेस होगा, ठीक है, और कंप्रेसिव स्ट्रेस की मैग्नीट्यूड कितना होगी, ये आपका कंप्रेसिव स्ट्रेस होगा, और कंप्रेसिव स्ट्रेस का मैग्नीट्यूड कितना होगा, दिस P अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया, इसका जो भी, इस क्रॉस सेक्शन का जो भी एरिया था वो, ठीक है। इस तरह का यूनिफॉर्म स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ये किस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन है, यूनिफॉर्म स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन ओवर द एंटायर क्रॉस सेक्शन एरिया, यूनिफॉर्म स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन। अब इस चीज को और थोड़ा डिटेल में समझिए बच्चा लोग, इसका यूनिफॉर्म स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या हुआ। इसका मतलब ये हुआ बच्चा लोग कि ये जो यहाँ पे मैंने क्रॉस सेक्शन कंसिडर किया था, ये जो मैंने क्रॉस सेक्शन आपको दिखाया, इस क्रॉस सेक्शन पे मैं कुछ पॉइंट्स कंसिडर करता हूँ। लेट्स सपोज मैं कंसिडर कर लिया, दिस इज पॉइंट 1, दिस इज पॉइंट 2, दिस इज पॉइंट 3, दिस इज पॉइंट 4, और मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि स्ट्रेस एट पॉइंट 1 कितना है, स्ट्रेस एट पॉइंट 2 कितना है, स्ट्रेस एट पॉइंट 3 कितना है, स्ट्रेस एट पॉइंट 4 कितना है। ऐसा सवाल मैं आपसे बेतुका सा सवाल कर रहा हूँ, तो आप क्या जवाब देंगे,
चूंकि यूनिफॉर्म स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन है एंटायर क्रॉस सेक्शन के ऊपर बच्चा लोग, इसलिए चाहे आप स्ट्रेस एट 1 देखें, स्ट्रेस एट 2 देखें, स्ट्रेस एट 3 देखें, स्ट्रेस एट 4 देखें, सारे पॉइंट्स पर स्ट्रेस इक्वल होंगे क्या, और उसके मैग्नीट्यूड कितना होगा, P/A क्या, जो लोड अप्लाई किया है लोड डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शन एरिया क्या, यूनिफॉर्म स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन का ये मतलब हुआ क्या, समझे क्या? ठीक है, तो इसको हम डायरेक्ट स्ट्रेस भी कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट स्ट्रेस भी कहेंगे कभी कभी, ठीक है, डायरेक्ट स्ट्रेस, इसी चीज को डायरेक्ट स्ट्रेस कहा जाता है। यहां तक क्लियर, यहां तक समझ में आया? अब देखिए, मैं कॉलम डिजाइन में हम जनरली ये एक्सियल फोर्सेस के कारण डिजाइन करते हैं। सो साइन कन्वेंशन बताता हूं कॉलम के अंदर, जो अगर कॉलम सेक्शन के अंदर कंप्रेसिव स्ट्रेस है, कंप्रेसिव स्ट्रेस, ये साइन कन्वेंशन है, तो हम कंप्रेसिव स्ट्रेस को पॉजिटिव कंसीडर करते हैं बच्चा लोग। अगर टेंसाइल स्ट्रेस है तो हम इसको नेगेटिव कंसीडर करते हैं, ठीक है। दिस इज योर साइन कन्वेंशन, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखने का, साइन कन्वेंशन। तो ये हो गया आपका पहला केस जो अभी अभी हमने डिस्कस किया, फर्स्ट केस इसको डिस्कस किया कि कॉलम पे जो लोड है वो उसके सीजी से ही पास कर रहा है। तो सीजी से अगर लोड पास कर रहा है तो आपका जो स्ट्रेस होगा कॉलम में किसी भी सेक्शन पर, कॉलम के किसी भी सेक्शन पे जो स्ट्रेस आप देखोगे इट विल बी डायरेक्ट स्ट्रेस जिसका मैग्नीट्यूड होगा P/A, और कंप्रेसिव होगा, वो पूरे के पूरे क्रॉस सेक्शन पे कंप्रेसिव स्ट्रेस होगा, पॉजिटिव स्ट्रेस, ठीक है। सो दिस इज द केस व्हेन नो बेंडिंग, बेंडिंग है ही नहीं, नो बेंडिंग, ओनली डायरेक्ट कंप्रेसिव लोड इज एक्टिंग, only direct compressive load is acting and it is passing through the centroid of the cross section. So under such cases there will be no bending stresses in the column cross section, ठीक है, it will be only subjected to direct stresses, और उसके मैग्नीट्यूड हम ऐसे P/A करके निकाल लेंगे, ठीक है, समझ में आ गया ये बात। अब चलिए सेकेंड केस आपको बताता हूं। सेकेंड केस मेरा क्या होगा, मैं कंसिडर करता हूं कि कॉलम subjected to axial load P at some eccentricity E along x-axis, ओके। तो ये मेरा कॉन्सेप्ट है, ये मेरा मतलब स्टेटमेंट है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लेट्स सपोज एक कॉलम मैं आपको बना के दिखा देता हूं, ये मेरा कॉलम है, ओके। इस कॉलम पे आपने जो एक लोड लगाया है P, वो सब एक्सेंट्रिसिटी पे पास कर रहा है, एक्सेंट्रिसिटी अलोंग एक्स एक्सिस। एक्सेंट्रिसिटी अलोंग एक्स एक्सिस का क्या मतलब होगा अभी थोड़ा देर से देखेंगे। तो सीजी से पास नहीं कर रहा है, वो सम अदर डिस्टेंस P से, अदर डिस्टेंस से पास कर रहा है, मतलब वो सीजी ऑफ क्रॉस सेक्शन से पास नहीं कर रहा है। तो लेट्स सपोज इस कॉलम का जो क्रॉस सेक्शन था ना, ये जो क्रॉस सेक्शन था इस कॉलम का वो था स्क्वायर, ओके। स्क्वायर मान के चल रहा है तो स्क्वायर ही मान के चलते हैं। तो ये उसका डिफरेंट एक्सिस है, एक्स एक्सिस एंड दिस इज योर वाई एक्सिस। तो यहां पे चूंकि पहले ही आपको बता दिया गया है कॉलम पे लोड है P जो कि इसके सीजी से, ये वाला सीजी पॉइंट होगा, सीजी से पास नहीं कर रहा है बट सीजी से सम एक्सेंट्रिसिटी अलोंग एक्स एक्सिस से पास कर रहा है। तो वो एक्सेंट्रिसिटी कितना है, अलोंग एक्स एक्सिस हम आगे बढ़ रहे हैं। लेट्स सपोज लोड आपका यहां से पास कर रहा है, दिस इज योर एक्सेंट्रिसिटी E, लोड आपकी पास कर रही है इस पॉइंट से, P मैग्नीट्यूड का लोड, मतलब ये क्रॉस सेक्शन दिखा रहा हूं, ठीक है, क्रॉस सेक्शन। ये क्रॉस सेक्शन कहां से देखोगे, यहां से, यहां आपका अगर आंख होगा तो ऊपर से आप क्रॉस सेक्शन को देख रहे हो, है ना। तो इस पॉइंट से आपका लोड, ये P लोड पास हो रहा है,
तो एक्सेंट्रिसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, लेट्स सपोज इसको मैं ई एक्स लिख देता हूं साफ साफ। तो देखिए अब इसका जब हम एनालिसिस करेंगे तो एनालिसिस करते वक्त हम सबसे पहले लोड शिफ्ट कर लेंगे। हमेशा हम लोड शिफ्ट करेंगे, जब भी ऐसा कोई केस आएगा हम लोड शिफ्ट करेंगे टू सीजी, सीजी ऑफ द क्रॉस सेक्शन। ठीक है, तो अगर सीजी पर मैं लोड शिफ्ट करूंगा, ठीक है, इस क्रॉस सेक्शन के सीजी पर, तो मैं क्या लिख सकता हूं, देखिएगा। तो ये अपना क्रॉस सेक्शन है। सो दिस इज बहुत सारे बेटर बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट यहां से डेवलप होंगे। ठीक है, सो बने रहिएगा। एक्स एक्स सेक्शन, दिस इज योर वाई वाई सेक्शन। सो जब मैं लोड शिफ्ट करूंगा तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, ये जो पी लोड था, पी लोड को सीजी पे लेते आया। ठीक है, ये पी लोड को सीजी पे लेते आया, लोड पी। जब पी लोड को लेके आऊंगा तो इसके साथ एक मूवमेंट भी तो आ रहा है जो कि वाई वाई एक्सिस के अबाउट अप्लाई होगा। एक मूवमेंट आ रहा है जो कि वाई वाई एक्सिस के अबाउट लगेगा। ठीक है, वो मूवमेंट का वैल्यू क्या होगा, पी इंटू ई एक्स। सीजी पर इस तरह का एक मूवमेंट एक्ट कर रहा है, देखिए पी इंटू ई एक्स। ठीक है, एंड दिस मूवमेंट P इंटू ई एक्स जो है ना, ये वाई वाई एक्सिस के अबाउट एक्ट कर रहा है, मतलब ऐसा। ओके, P इंटू ई एक्स का मूवमेंट। ठीक है, ये आपका वाई वाई एक्सिस और ये पॉइंट है सीजी मान लो। तो सीजी पर जब लोड शिफ्टिंग किए, एक मूवमेंट P इंटू ई एक्स प्लस आपका ये डायरेक्ट लोड या फिर एक्सियल लोड P, ये हो गया लोड शिफ्टिंग के बाद। अब मैं अगर क्रॉस सेक्शन में स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन का बात करूंगा तो क्या होगा, देखिए ये जो P इंटू ई एक्स का जो मूवमेंट लग रहा है, ये बेंडिंग मूवमेंट है। ये बेंडिंग मूवमेंट है। अब हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट बचपन में ही सोम में पढ़ा था। हमारे वीडियो लेक्चर को स्टार्टिंग से देखिए, वहां पे पूरा कूट कूट के डिटेल भर दिया है। कॉपी पे दिखाने वाला सिस्टम नहीं है कि मैं पेज लेके आ गया स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं, नहीं, वह बना के बकायदा डायग्राम के साथ विजुअलाइजेशन के साथ समझाया हुआ है। आप लोग जाइए देखिए, विनती है दिल से, कुछ सीख जाओगे। पता नहीं इसलिए हम लोगों तक बच्चे पहुंच ही नहीं पाते हैं, कहीं कहीं ऊपर ऊपर भटक के रह जाते हैं और ऑनलाइन के नाम पे कलंक फैला देते हो यार। ठीक है, तो देखो यार, ये जो मूवमेंट है ये बेंडिंग मूवमेंट है और बेंडिंग मूवमेंट को हमेशा हम दो फोर्स में बदल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बेंडिंग मूवमेंट जो आती है वो एक्चुअली एक्सियल फोर्सेस के कारण ही आती है ना। तो बेंडिंग मूवमेंट को हम तोड़ सकते हैं इन टर्म्स ऑफ टेंशन एंड कंप्रेशन की, नहीं अबाउट न्यूट्रल एक्सिस। ये न्यूट्रल एक्सिस हो गया, लेट्स सपोज एन ए। तो न्यूट्रल एक्सिस के एक तरफ आपका टेंशन होगा और दूसरी तरफ आपका कंप्रेशन होगा। तो देखो यहाँ पे जो हम P इंटू ई एक्स का जो मूवमेंट शिफ्ट किए, ये शिफ्ट किए अबाउट वाई वाई एक्सिस। तो ये जो मूवमेंट है, ओके, ये पूरे क्रॉस सेक्शन को अबाउट वाई वाई एक्सिस बेंड करने का कोशिश कर रहा है क्या। तो यहाँ पे जो न्यूट्रल एक्सिस होगा इस केस के लिए, वो वाई वाई एक्सिस मेरा न्यूट्रल एक्सिस हो जाएगा। समझ रहे हैं क्या, ये वाई वाई एक्सिस से मेरा न्यूट्रल एक्सिस हो जाएगा। अब देखो मूवमेंट का डायरेक्शन, देखो मूवमेंट का डायरेक्शन कैसे, ऐसे, ठीक है, इस तरह से। तो इसका एरो देखो, एरो किधर है, एरो आगे में है क्या, यहाँ एरो है क्या, तो इधर क्या है, पूछ। तो एरो जिधर है मतलब क्या, आप देख पा रहे हो कि इस पार्ट को, ये जहां मैं शेडिंग कर रहा हूं, इस पार्ट को ये दबाने का कोशिश कर रहा है। एरो मतलब उधर है, मतलब इस पार्ट को ये मूवमेंट दबाने का कोशिश कर रहा है। मतलब न्यूट्रल एक्सिस के इस तरफ कंप्रेशन होगा, ठीक है। और जिधर पूछ है देखो, इधर से तो उठ के आ रहा है, इधर से उठ के आ रहा है और इधर दबा रहा है। तो मतलब इधर टेंसाइल स्ट्रेसेस ये डेवलप करेगा, इधर टेंशन होगा। और ये किस तरह के स्ट्रेसेस होंगे जो इस मूवमेंट के कारण डेवलप होंगे, वो डेवलप होंगे बेंडिंग स्ट्रेसेस। वो क्या डेवलप होंगे, बेंडिंग स्ट्रेसेस। अब बेंडिंग स्ट्रेसेस के वैल्यूज को हम कैसे निकालेंगे, बाय यूजिंग फ्लेक्सर फॉर्मूला। समझ गए क्या, बाय यूजिंग फ्लेक्सर फॉर्मूला। तो ये सब चीज कैसे करेंगे, रिजल्टेंट स्ट्रेस कितना होगा, सब तुरंत आपको समझ में आएगा। लेकिन उससे पहले मैं और एक दूसरा कंडीशन समझा के दिखाता हूं। जैसे कि यहाँ पे मैंने ले लिया था एक्सेंट्रिसिटी अलोंग
एक्स एक्सिस। अब मैं बात करता हूं, अगर मैं कह देता कि एक्सेंट्रिसिटी अलोंग वाई एक्सिस है तो क्या हो जाता फोटो। तो मान लो ये आपका क्रॉस सेक्शन है, ठीक है, और मैं कह दे रहा हूं कि इसमें जो लोड है वो ये वाई वाई एक्सिस हो गया और ये एक्स एक्स एक्सिस हो गया। जो लोड है वो सीजी से ना पास करते हुए एट सम एक्सेंट्रिसिटी अलोंग वाई एक्सिस से पास कर रहा है, मतलब लोड पी जो है आपका यहां से पास कर रहा है ई वाई एक्सेंट्रिसिटी पर फ्रॉम दिस सीजी एक्सेंट्रिसिटी अलोंग वाई एक्सिस, दिस इज योर लोड पासिंग पी। सो अगेन हमको एनालिसिस के लिए क्या करना होगा, इसके सीजी पर लोड शिफ्टिंग करनी होगी क्या। तो सीजी पर जब लोड शिफ्टिंग करूंगा तो ये मेरा सीजी है, देखो इसको मैं जस्ट एक्सिस को ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। तो ये मेरा हो गया सीजी। तो सीजी पर सबसे पहले इस पी लोड को मैं डाल दूंगा एक्सियल लोड कि ये सीजी पे आ गया भाई, तो तू आ जा। फिर ये जो पी लोड है इसके कारण एक मूवमेंट भी आएगा क्या, तो ये जो मूवमेंट आएगा देखो पी लोड इस तरह से डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो मूवमेंट जो लेके आएगा वो पी इंटू ई वाई का लेके आएगा इस तरह का, पी इंटू ई वाई का इतना मैग्नीट्यूड का मूवमेंट लगेगा। ये अब ये मूवमेंट अबाउट एक्स एक्स एक्सिस लग रहा होगा, ध्यान से देखिए ये मूवमेंट किस एक्सिस के अबाउट लग रहा होगा, एक्स एक्स एक्सिस के अबाउट लग रहा होगा। तो मतलब ये जो क्रॉस सेक्शन है, ठीक है, इसको ये जो बेंडिंग मोमेंट है पी इंटू ई वाई एक्स एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट करने का कोशिश कर रहा होगा। मतलब इस केस में जो न्यूट्रल एक्सिस है आपका वो एक्स एक्स एक्सिस आपका न्यूट्रल एक्सिस बन गया, ठीक है। अब देखो किधर कंप्रेशन होगी किधर टेंशन, तो जिधर इसका मुंडी है एरो उधर हो जाएगा कंप्रेशन और जिधर इसका पूंछ है उस तरफ रहेगा टेंशन, समझ में आया। सो फ्लेक्सर फॉर्मूला क्या होता है, m बाई आई इक्वल टू सिग्मा बाई वाई इक्वल टू ई बाई आर। सो जो बेंडिंग स्ट्रेसेस है उसमें यहाँ पर वो क्या है, सिग्मा आर दी बेंडिंग स्ट्रेसेस। हमको बेंडिंग स्ट्रेसेस के वैल्यूज को ही निकालना है, ठीक है। तो हम बेंडिंग स्ट्रेस का वैल्यू सिग्मा इक्वल टू कैसे निकालेंगे बच्चा लोग, m बाई आई इंटू वाई, ठीक है। अब बेंडिंग स्ट्रेस का वेरिएशन कहाँ से होता है, न्यूट्रल एक्सिस से होता है। न्यूट्रल एक्सिस पे 0, फिर एक्सट्रीम फाइबर पर आपका मैक्सिमम होगा, ठीक है। अब ये दो तरह का होगा, एक तरफ टेंशन होगा दूसरी तरफ कंप्रेशन हो सकता है, समझे क्या। तो जैसे कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं इस केस में, इसी वाले डायग्राम में देख लो, सेकंड वाले डायग्राम में मान लो एक्स एक्सिस के अबाउट जो मूवमेंट लग रहा है, तो मूवमेंट का मैग्नीट्यूड कितना हो गया, मूवमेंट का वैल्यू क्या हो गया यहाँ पर डायरेक्ट बच्चा लो, पी इंटू ई वाई, क्या यहाँ से बेंडिंग मूवमेंट कैलकुलेट हो जाएगा। आई क्या है, सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया है, क्या सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया ऑफ दिस क्रॉस सेक्शन आप यू कैन इजीली कैलकुलेट। सो अगर हम बेंडिंग देख रहे हैं अबाउट एक्स एक्स एक्सिस, तो जो आई यूज करूंगा मैं आई एक्स एक्स यूज करूंगा। अगर मैं बेंडिंग देखूंगा वाई वाई एक्सिस के अबाउट, ठीक है, तो मैं जो आई होगा वो मेरा आई वाई वाई हो जाएगा, समझ में आ रहा है, ठीक है। बस यही चीज होगी। और ये y का वैल्यू, y इज डिस्टेंस फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस, y क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस। जैसे कि ये मेरा न्यूट्रल एक्सिस है, सो इस केस में जो एक्सट्रीम फाइबर्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, ये वाले इस क्रॉस सेक्शन पे देखिए, दिस विल बी एक्सट्रीम फाइबर्स, एक्सट्रीम फाइबर है कि नहीं, एक्सट्रीम फाइबर। तो एक्सट्रीम फाइबर पे आपका बेंडिंग स्ट्रेसेस भी मैक्सिमम होगा। सो जैसे कि यहाँ पे बताया, ऊपर कंप्रेशन होगा नीचे टेंशन होगा, ओके। तो ऊपर कंप्रेशन नीचे टेंशन, मतलब बेंडिंग स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन बताऊं इस वाले क्रॉस सेक्शन के ऊपर, तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा, ठीक है। इस तरह से मैंने डिस्ट्रीब्यूट इसका कर दिया। तो इधर कंप्रेशन और इधर टेंशन, नीचे टेंशन, और मैक्सिमम कंप्रेशन कितना, यहाँ पे सिग्मा सी मैक्स, और ये सिग्मा टी मैक्स, और ये सिग्मा सी मैक्स सिग्मा टी मैक्स किसके लिए है, ड्यू टू बेंडिंग। ऐसे हम बेंडिंग स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन दिखा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। जो आई यूज होगा ये क्या होगा, आई एक्स एक्स होगा, क्योंकि यहाँ पे न्यूट्रल एक्सिस मेरा एक्स एक्स सेक्शन मेरा न्यूट्रल एक्सिस है, क्योंकि एक्स एक्स सेक्शन के अबाउट ये जो मूवमेंट है पी इंटू ई वाई क्रॉस सेक्शन को रोटेट करवाने का कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली हम बेंडिंग स्ट्रेस निकाल लेंगे। तो बेंडिंग स्ट्रेस फिर आपका दो तरह का हो गया बच्चा लोग, कौन सा, एक तो हो गया देखिए सिग्मा सी कंप्रेशन में हो गया, दूसरा हो गया टेंशन में, ठीक है। तो इस वाले क्रॉस सेक्शन के ऊपर, अगर इसी वाले क्रॉस सेक्शन के ऊपर मैं बात करूं, तो
और कौन सा स्ट्रेस एक्ट कर रहा है इस वाले क्रॉस सेक्शन के ऊपर? एक डायरेक्ट स्ट्रेस एक्ट कर रहा था क्या, सिग्मा डी उसको मैं कह देता हूं डायरेक्ट स्ट्रेस। वो क्या है? जस्ट पी बाई क्रॉस सेक्शन एरिया, और इसका वैल्यू इट इज, इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन इट इज यूनिफॉर्म, मतलब इसका वैल्यू हर जगह सेम है, चाहे यहाँ पे देखो, इधर देखो, इधर देखो, कहीं पर देखो, इस वाले एक्सट्रीम फाइबर पे देखो, इधर देखो एक्सट्रीम फाइबर पर, कहीं भी देखो डायरेक्ट स्ट्रेस का वैल्यू पी बाई ए ही है क्या? सो अब देखिए, अब बेंडिंग स्ट्रेस भी एक तरह ये नॉर्मल स्ट्रेस, ये भी नॉर्मल स्ट्रेस, फिर बेंडिंग स्ट्रेसेस भी जो डेवलप हो रहा है ड्यू टू दिस मूवमेंट वो भी नॉर्मल स्ट्रेस। सो नॉर्मल स्ट्रेस को प्लस माइनस कर सकते हैं क्या? दोनों नॉर्मल स्ट्रेस है तो घटा बढ़ा सकते हैं क्या एक दूसरे से? ठीक है, तो घटाएंगे बढ़ाएंगे तो आपका स्ट्रेस जो है ओवरऑल क्रॉस सेक्शन में चेंज हो जाएगा क्या? ठीक है, तो इन्हीं सब चीजों को हम समझने वाले हैं, एनालिसिस करने वाले हैं। ये क्लियर है, ये कॉन्सेप्ट यहां तक समझ में आया आप सभी को? ओके, ये सारा कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब चलिए कोई एक कंडीशन को लेके थोड़ा रिजल्टेंट स्ट्रेस मैं निकाल के दिखा देता हूं। ठीक है, कोई एक कंडीशन को लेके मैं रिजल्टेंट स्ट्रेस निकाल के दिखा देता हूं। सो मान लो ये कॉलम है, इस पर जो लोड है वो एक्सेंट्रिसिटी अलोंग एक्स एक्सिस था, पहला वाला केस पी। ठीक है, पी लोड पास हो रहा है, ये आपका सी जी, यहां से सम एक्सेंट्रिसिटी ई पर ही पास हो रहा है, ये एक्सेंट्रिसिटी अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, तो एनालिसिस के लिए हमको क्या करना होगा? सीजी पर लोड को ट्रांसफर करना होगा। जब सीजी पर लोड को मैं ट्रांसफर करूंगा तो मेरा क्या आएगा, कौन कौन सा इफेक्ट आएगा मेरा? एक तो मैं डायरेक्ट लोड को ट्रांसफर कर रहा हूं, ठीक है, पी, और एक मूवमेंट यहां पे आ जाएगी P इंटू ई का। ठीक है, ये मूवमेंट किस एक्सिस के अबाउट लग रही है? अगर मैं क्रॉस सेक्शन दिखाऊं, चूंकि यहाँ पे मैंने एक्सेंट्रिसिटी अलोंग ई एक्स एक्सिस कंसिडर किया था, ये ई एक्स मान लो यहाँ पे, तो P इंटू ई एक्स लिख देता हूं डायरेक्ट। ठीक है, तो सेम चीज है, देख लीजिए एक बार फिर से, यहीं पे डायग्राम बना देता हूं। ओके, तो ये वाई वाई एक्सिस, तो जो लोड शिफ्टिंग किया तो ये P, ओके, फिर एक मोमेंट अबाउट वाई वाई एक्सिस एक्ट कर रहा है ऐसा, P इंटू ई एक्स का। समझ गए क्या? ओके, सो इसको मैं दो हिस्सों में तोड़ सकता हूं क्या? आई कैन ब्रेक दिस इंटू टू पार्ट। फर्स्ट पार्ट इज कि आई हैव ए कॉलम, मेरे पास एक कॉलम है जिसके ऊपर केवल डायरेक्ट लोडिंग है। ठीक है, और ये कॉलम का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, लेट्स सपोज इट इज ए। सो इसके कारण जो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन आपको देखने को मिलेगा कॉलम में, जैसे कि मैंने बोला था, यूनिफॉर्म स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, और कंप्रेसिव रहेगा पूरे क्रॉस सेक्शन के ऊपर, उसका वैल्यू होगा P बाई ए। इसको मैं कहता हूं सिग्मा डी, डायरेक्ट स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन। प्लस सेकेंड चीज मैं क्या कर सकता हूं, इसको मैं ब्रेक कर सकता हूं इन केस ऑफ, मतलब सिर्फ अब मैं क्या करूंगा, केवल मूवमेंट को लगा देता हूं, जो बेंडिंग मूवमेंट है उसी को केवल अप्लाई कर दिया। ठीक है, सो केवल मूवमेंट के कारण ये जो मूवमेंट एक्ट कर रहा है, P इंटू ई एक्स का जो मूवमेंट एक्ट कर रहा है, इसके कारण ये तो बेंडिंग मूवमेंट है, तो बेंडिंग मूवमेंट के कारण आपका बेंडिंग स्ट्रेसेस का डेवलपमेंट होगा। ठीक है, बेंडिंग स्ट्रेसेस का डेवलपमेंट होगा। तो बेंडिंग स्ट्रेस, तो यहाँ पे देखो बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करोगे? मेरा न्यूट्रल एक्सिस कौन सा है? वाई वाई एक्सिस मेरा न्यूट्रल एक्सिस हो जाएगा क्या? यहाँ आप देखिए, यहाँ पर वाई वाई एक्सिस मेरा न्यूट्रल एक्सिस हो जाएगा, क्योंकि ये जो मूवमेंट है P इंटू ई एक्स, ये वाई वाई एक्सिस के अबाउट इस क्रॉस सेक्शन को रोटेट करने का कोशिश कर रहा है क्या? सो मैं जो बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इधर लिखूंगा, तो देखो वाई वाई, तो ये देखो फिर इसका मुंडी किधर है? इस तरफ, मतलब यहाँ इस तरफ कंप्रेशन होगा, इस तरफ टेंशन होगा क्या? ओके, इस तरफ कंप्रेशन, इस तरफ टेंशन। और एक्सट्रीम फाइबर्स मेरे कौन कौन से हो गए? ये वाले, ये एक्सट्रीम फाइबर हो गया, ये एक्सट्रीम फाइबर हो गया। समझे क्या? सो जो बेंडिंग स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन होगा
मैं ये न्यूट्रल एक्सिस मान लो, ये मान रहा हूं मैं न्यूट्रल एक्सिस है, ठीक है, वाई वाई एक्सिस इज माई न्यूट्रल एक्सिस हियर इन दिस केस। सो ये रहा ऐसा, ओके इस तरह से मैं बेंडिंग स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन दिखा सकता हूं। ये कंप्रेशन हो गया, ये टेंशन हो गया, ठीक है। और बेंडिंग स्ट्रेस की मैग्नीट्यूड क्या होगी, सिग्मा बी इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, प्लस माइनस एम बाई, यहाँ पे आई वाई लिखता हूं क्योंकि वाई वाई एक्सिस के अबाउट मेरा रोटेशन हो रहा है, ठीक है। तो जो आई लेंगे वो वाई एक्सिस के अबाउट जो आई हम कैलकुलेट करेंगे सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया, उस वाले आई को मैं कंसिडर करूंगा। देखो इतना डिटेल में कोई नहीं बताएगा बच्चा लोग, तो एम बाई आई इंटू वाई मैक्स है कि नहीं, प्लस माइनस, प्लस फॉर कंप्रेशन, ठीक है, और माइनस फॉर टेंशन। प्लस फॉर कंप्रेशन मतलब ये वाला आपको यहाँ पे लिख ही देता हूं मैं, अंदर में ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, प्लस फॉर कंप्रेशन एंड माइनस फॉर टेंशन। तो इस तरह से आप ये बेंडिंग स्ट्रेस निकाल लोगे। तो अगर मैं बात करूं आपसे रिजल्टेंट स्ट्रेस की, ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूंगा रिजल्टेंट स्ट्रेस, रिजल्टेंट स्ट्रेस, तो ये क्या होगा रिजल्टेंट स्ट्रेस, इसको मैं कहता हूं सिग्मा आर। तो इट विल बी सम ऑफ सिग्मा डायरेक्ट प्लस माइनस सिग्मा बेंडिंग की, नहीं क्योंकि प्लस माइनस क्यों, जो कंप्रेशन है कंप्रेशन ऐड हो जाएगा, है ना, कंप्रेशन ऐड हो जाएगा, लेकिन कंप्रेशन से टेंशन घट जाएगा कि नहीं, है ना, तो इसलिए प्लस माइनस। तो ये आपका डायरेक्ट रिजल्टेंट स्ट्रेस का वैल्यू निकलेगा इस तरह से कुछ, ओके। तो ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखने का, रिजल्टेंट स्ट्रेस कैसे निकालेंगे, सिग्मा आर इक्वल टू सिग्मा डी प्लस माइनस सिग्मा बी। अब देखो, अब मैं आपसे ये पूछता हूं कि यहाँ पे पॉसिबल स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम क्या हो सकता है, रिजल्टेंट स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन का पॉसिबल डायग्राम्स क्या क्या हो सकता है, ओके। तो देखिए, सो कॉन्सेप्ट इज व्हाट आर द पॉसिबल स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम फॉर रिजल्टेंट स्ट्रेस। तो देखो मैं क्रॉस सेक्शन बना लेता हूं, तो ये है मेरा क्रॉस सेक्शन, ओके, दिस इज माय क्रॉस सेक्शन। इसमें दो तरह का स्ट्रेस हमने देखा, एक देखा हमने डायरेक्ट स्ट्रेस, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है ए मान लीजिए, एक मैंने देखा डायरेक्ट स्ट्रेस सिग्मा डी, ओके, जिसका वैल्यू है पी अपॉन ए, और ये डायरेक्ट स्ट्रेस पूरे क्रॉस सेक्शन पे कंप्रेसिव इन नेचर है। और दूसरा मैंने देखा कौन सा, बेंडिंग स्ट्रेसेस। बेंडिंग स्ट्रेसेस कैसा है, एक एंड पे कंप्रेसिव है, एक एंड पे टेंशन है, और ये भी नॉर्मल स्ट्रेसेस है, ठीक है। ये आपका वाई वाई एक्सिस था जिसके अलोंग सेक्शन रोटेट कर रहा था, ठीक है। तो वाई वाई एक्सिस इज माई न्यूट्रल एक्सिस, ओके। तो बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन हम न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट शो करेंगे। सो दिस इज माई सिग्मा बेंडिंग इन कंप्रेशन एंड दिस इज माई सिग्मा बेंडिंग इन टेंशन, ठीक है। ये माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा। अब देखिए रिजल्टेंट स्ट्रेस, रिजल्टेंट स्ट्रेस, इसको देखो सिग्मा डी, इसको मैं ऐसे लिखता हूं सिग्मा डी कंप्रेशन, सिग्मा डी सी लिख देता हूं, ठीक है। तो रिजल्टेंट स्ट्रेस, अभी देखो इसको फिर मैं ये लेता हूं, ये फाइबर 1, ये फाइबर 2, ओके, दिस इज माय फाइबर 1 फाइबर 2, ये समझ में आया, फाइबर 1 फाइबर 2, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो फाइबर से मटेरियल है इसको मैं फाइबर 1 कह रहा हूं, ये फाइबर 2, ठीक है। तो पॉसिबल रिजल्टेंट स्ट्रेस डायग्राम क्या होगा मेरा, ये डिपेंड करेगा वैल्यू ऑफ सिग्मा डी और सिग्मा बी के ऊपर डिपेंड करेगा कि नहीं, इनके वैल्यूज के ऊपर डिपेंड करेगा कि नहीं। सो कौन कौन से क्या क्या मेरा पॉसिबिलिटी हो सकता है। पहला पॉसिबिलिटी, फर्स्ट पॉसिबिलिटी, मान लीजिए कि सिग्मा डी डायरेक्ट इन कंप्रेशन जो वैल्यू निकला इट इज इक्वल टू सिग्मा बेंडिंग कंप्रेशन, ठीक है, एंड विच इज इक्वल टू सिग्मा बेंडिंग टेंशन। अगर ये वाला केस हो गया, ठीक है,
अगर ये वाला केस हो गया तो क्या होगा, तो देखो जो रिजल्टेंट स्ट्रेस डायग्राम बनाओगे, मतलब ये क्या हो गया, यहाँ पे ये जो सिग्मा डायरेक्ट कंप्रेशन है ये वाला वैल्यू प्लस में है, और सिग्मा बेंडिंग टेंशन ये दोनों वैल्यू इक्वल है, तो ये कंप्रेशन प्लस ये टेंशन मतलब पॉजिटिव नेगेटिव जीरो हो जाएगा क्योंकि दोनों इक्वल है। जब ये दोनों जीरो हो जाएगा और सिग्मा डीसी और सिग्मा बीसी ये भी इक्वल है, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे क्योंकि ये दोनों कंप्रेशन में। सो पॉसिबल स्ट्रेस डायग्राम फॉर दिस कंडीशन विल बी सिंपली एक ट्रायंगल बन जाएगा। क्या यहाँ पे आपका स्ट्रेस जीरो, सिग्मा इक्वल टू जो रिजल्टेंट निकलेगा ये जीरो निकलेगा, सिग्मा रिजल्टेंट एट 1, और फिर यहाँ पे सिग्मा आर एट 2, ये 1 2 ही है ना, जस्ट मिनट, हाँ ठीक है, सिग्मा रिजल्टेंट एट 2 जो निकलेगा वो क्या हो जाएगा, सिग्मा डायरेक्ट कंप्रेशन प्लस सिग्मा बेंडिंग कंप्रेशन, और चूंकि दोनों का वैल्यू इक्वल है तो आप 2 टाइम्स सिग्मा डायरेक्ट कंप्रेशन ऐसे लिख दीजिए और 2 टाइम्स सिग्मा बेंडिंग कंप्रेशन लिख दीजिए, एक ही बात है कि नहीं। सो ये केस बन जाएगा। तो ये केस क्या हुआ कि मिनिमम, ये देखो सिग्मा R1 और ये सिग्मा R2, इसमें जो सिग्मा R1 होगा ये हमेशा मिनिमम होगा, मिनिमम स्ट्रेस, ठीक है, और सिग्मा R2 जो होगा वो हमेशा मैक्सिमम स्ट्रेस होगा, मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस हमेशा, ठीक है, मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेस एंड मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस। ध्यान से सुनना बच्चा लोग, क्वेश्चन में ये सारे टर्म्स टर्मिनोलॉजी को यूज किए जाते हैं, तो मैं धीरे धीरे करके एक एक करके इंट्रोड्यूस करूंगा। तो ये जो पहला केस हो गया, ये कौन सा केस हो गया कि मिनिमम स्ट्रेस, मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेस इज जीरो। ये जो स्ट्रेसेस हम देख रहे हैं ये नॉर्मल स्ट्रेसेस ही तो है क्रॉस सेक्शन पे, है ना, नॉर्मल कंप्रेसिव स्ट्रेस यही तो है, ठीक है, नॉर्मल स्ट्रेसेस है, या फिर टेंशन भी है तो वो नॉर्मल स्ट्रेसेस ही है। ओके, तो इस केस में क्या हो गया, मिनिमम वाला जो स्ट्रेस था, मिनिमम रिजल्टेंट स्ट्रेस, उसका जो वैल्यू है वो है जीरो, तो ये वो वाला केस है। दूसरा केस क्या बन सकता है, दूसरा केस ये हो सकता है, लेट सपोज कि लेट सिग्मा डायरेक्ट कंप्रेशन का जो वैल्यू है इट इज ग्रेटर देन क्या, सिग्मा बेंडिंग कंप्रेशन विच इज इक्वल टू सिग्मा बेंडिंग टेंशन। ये आपका दूसरा केस हो गया, ठीक है। तो इस केस में देखो आपका जो सिग्मा मैक्स है, ठीक है, सिग्मा मैक्स ये क्या होगा, सिग्मा डायरेक्ट कंप्रेशन मतलब सिग्मा मैक्सिमम कब मिलेगी, जब कंप्रेसिव लोड प्लस कंप्रेसिव लोड ऐड हो जाएगी तो आपको मैक्सिमम स्ट्रेस मिलेगा, प्लस सिग्मा बेंडिंग कंप्रेशन ऐड हो गया। सिग्मा मीन क्या हो जाएगा, ठीक है, सिग्मा मैक्स कहां पे मिल रहा है आपको, सिग्मा R2, ठीक है, सिग्मा मीन मीन सिग्मा R1, तो ये क्या हो जाएगा, सिग्मा डायरेक्ट कंप्रेशन माइनस सिग्मा बेंडिंग टेंशन, ये वैल्यू हो जाएगी। तो ये वैल्यू अभी भी पॉजिटिव में ही रहेगी, मतलब जो रिजल्टेंट स्ट्रेस निकलेगा ये कंप्रेसिव ही होगा, है ना, लेकिन जीरो से ज्यादा होगा, पॉजिटिव लेकिन जीरो से ज्यादा होगा, लेकिन कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे हमने ये कंडीशन अप्लाई कर दिया है कि जो डायरेक्ट कंप्रेशन के कारण जो मतलब स्ट्रेस डेवलप हो रहा है इट इज ग्रेटर देन बेंडिंग कंप्रेशन या फिर बेंडिंग टेंशन के कारण जो स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, समझे क्या। तो ये पॉजिटिव, तो पॉसिबल जो डायग्राम बनेगा वो क्या बनेगा, एक ट्रेपेजोइडल बन जाएगा क्या, जो स्ट्रेस डायग्राम बनेगा वो एक ट्रेपेजोइडल बनेगा। तो ये हो गया आपका सिग्मा मैक्स, ये हो गया आपका सिग्मा मिन, है ना, समझे, इस तरह से। और ये पूरा का पूरा कॉलम का जो क्रॉस सेक्शन है ये पूरा का पूरा कंप्रेशन में ही रहेगा क्या अभी भी, है ना। तो मतलब इस वाले कंडीशन के करस्पॉन्डिंग में ऐसा भी अगर जो स्ट्रेसेस है उनके मैग्नीट्यूड कुछ ऐसे अगर है इस फॉर्म में, तो भी आपका पूरा का पूरा कॉलम का जो क्रॉस सेक्शन है इट विल बी अंडर कंप्रेशन ओनली। ये सब कुछ पूछा जाता है, ये सब कुछ थ्योरी है, ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, ईच एंड एवरीथिंग।
इस तरह से पहला वाला भी जो केस लिया था, इसमें भी अगर सिग्मा मिनिमम 0 हो गया, ठीक है, सिग्मा मिन अगर 0 भी हो गया, ओके, और सिग्मा मैक्स आपका कुछ भी एक पॉजिटिव वैल्यू है जो भी है, तो भी आपका पूरा का पूरा क्रॉस सेक्शन आपका कंप्रेशन में ही है। समझ गया? ठीक है। नेक्स्ट केस, तीसरा कंडीशन सबसे गंदा कंडीशन होता है। और गंदा कंडीशन क्या है कि मैग्नीट्यूड कुछ ऐसा हुआ कि सिग्मा ड्यू टू डायरेक्ट कंप्रेशन का जो वैल्यू है इट इज लेस देन सिग्मा ड्यू टू बेंडिंग कंप्रेशन विच इज इक्वल टू सिग्मा ड्यू टू बेंडिंग टेंशन। और ये केस अधिकतम आपको देखने को मिलेगा, तीसरा वाला केस, ठीक है। और ये मतलब जनरली वी सी दिस टाइप ऑफ केस ओनली, we see this type of case, ठीक है। एक्चुअल कंस्ट्रक्शन का बात कर रहा हूं, उसमें आपको इसी तरह का केस देखने को मिलेगा, क्योंकि बेंडिंग का इफेक्ट ज्यादा हो जाएगा। यूलर थ्योरी जब हमने देखा था इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर्स में कॉलम का, तो उसमें आपने देखा था कि डायरेक्ट स्ट्रेस का इफेक्ट को नेग्लेक्ट कर दिया था यूलर ने। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट स्ट्रेस के कारण उतना स्ट्रेस जनरेट ही नहीं हो पाता है जितना बेंडिंग के कारण डेवलप हो रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि बेंडिंग स्ट्रेसेस विल बी हायर। तो अगर डायरेक्ट स्ट्रेस से ज्यादा बड़ा मैग्नीट्यूड हो गया बेंडिंग स्ट्रेसेस का, तो क्या होगा? देखो, सिग्मा मीन का जो हम वैल्यू निकालते थे वो कैसे निकालते थे? सिग्मा डायरेक्ट कंप्रेशन माइनस सिग्मा बेंडिंग टेंशन की नहीं। तो ये वैल्यू आपका नेगेटिव में हो जाएगा क्या? क्यों? बिकॉज एज सिग्मा डायरेक्ट कंप्रेशन इज लेस देन सिग्मा बेंडिंग टेंशन। कम है तो जब एक दूसरे से घटाओगे तो नेगेटिव हो गया, मतलब सिग्मा मीन जो है, मिनिमम स्ट्रेस जो है, मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेस, ये टेंसाइल हो जाएगा। समझ रहे हो? ये मिनिमम वाला जो स्ट्रेस का वैल्यू है ये टेंसाइल हो जाएगा। और सिग्मा मैक्स जो होगा, सिग्मा मैक्स ये क्या हो जाएगा आपका? सिग्मा डीसी प्लस सिग्मा बीसी, ठीक है। मतलब डायरेक्ट कंप्रेशन प्लस बेंडिंग कंप्रेशन दोनों ऐड हो जाएगा, तो ये कंप्रेसिव ही रहेगा। ओके, सो कॉलम इज ए कंप्रेशन मेंबर। इसमें अगर टेंशन आ जाए तो मेरे को हजम होगा क्या? नहीं होगा। तो मैं कभी भी कॉलम में टेंशन आने दूंगा क्या? बिल्कुल नहीं दूंगा, क्योंकि वो तो कंप्रेशन मेंबर है, उसको तो मेरे को कंप्रेसिव लोड डिजाइन करने, कैरी करने के लिए डिजाइन करना है। ऊपर से ऊपर देखो, अगर टेंशन आ गया, कंक्रीट आरसीसी कॉलम बना रहे हो तो आरसीसी इज वेरी वीक इन टेंशन की नहीं। सो एक साइड मान लो ये कॉलम है, अभी देखिए स्ट्रेस डायग्राम हम बनाते हैं अभी। तो जो स्ट्रेस डायग्राम बना, रिजल्टेंट स्ट्रेस का जो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम बना, कैसा बना? ऐसा कुछ स्ट्रेस डायग्राम बन गया क्या? ये हो गया आपका सिग्मा मिनिमम और ये हो गया आपका सिग्मा मैक्स। सिग्मा मैक्स आपका कंप्रेशन में ही है, सिग्मा मिनिमम होकर चला गया नेगेटिव टेंशन में। मींस इसके कुछ पार्ट पे, कुछ लेंथ क्रॉस सेक्शन पे, कुछ एरिया पे आपका टेंसाइल स्ट्रेस भी आएगा, है ना। मतलब कॉलम क्रॉस सेक्शन इज सब्जेक्टेड टू टेंसाइल स्ट्रेसेस आल्सो। अगर ये कंडीशन बनता है, इट इज वेरी बैड कंडीशन, वेरी बैड कंडीशन, ठीक है। क्यों? देखो यार, लेट्स सपोज मेरे पास एक आरसीसी का कॉलम है, ये मैंने बनाया था, ठीक है। आरसीसी का कॉलम है, ये मैंने बनाया। अब इस पे स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना, वो ये वाला हो गया इस तरह का। मतलब इस क्रॉस सेक्शन के कुछ पार्ट पे टेंसाइल स्ट्रेसेस आ गए। मतलब इतने वाले पार्ट पे, ये देखो, इतने वाले पार्ट पे ये सारे जो एरियाज हैं, इट इज सब्जेक्टेड टू टेंशन। तो कंक्रीट इज वीक इन टेंशन, तो क्या होगा? यहाँ के जो कंक्रीट है, ये सारा कंक्रीट क्रैक हो जाएगा, कंक्रीट क्रैक हो जाएगा, कंक्रीट झड़ जाएगा, स्पेलिंग हो जाएगा उसका, कंक्रीट झड़ जाएगा, रीइंफोर्समेंट आपको दिखना शुरू हो जाएगा। अब टेंशन आ रहा है तो कोई बात नहीं, लोडिंग तो वो कैरी कर ही लेगा क्योंकि हमने स्टील भी प्रोवाइड करके रखा है ना। लेकिन कंक्रीट झड़ जाएगा वो पूरे एरिया से जितने में आपका टेंशन आ रहा है। अगर कंक्रीट का जो टेंसाइल स्ट्रेसेस है उससे भी ये टेंसाइल स्ट्रेस का वैल्यू ज्यादा हो गया तो, नहीं तो झेलेगा ही, है ना।
अगर कंक्रीट का भी अपना एक टेंसाइल स्ट्रेंथ झेलने का क्षमता है, टेंसाइल स्ट्रेस को झेलने का क्षमता है। अगर उससे भी ये टेंसाइल स्ट्रेस ज्यादा हो गया, जो कि हो ही जाएगा, जनरली हो ही जाता है, तो फिर कंक्रीट वहां पे क्रैक हो जाएगा, झड़ जाएगा। तो फिर कॉलम सोचो यार, आधा टूटा हुआ कॉलम है, कैसा दिखेगा? अच्छा लगेगा क्या? बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए ये केस को हम जनरली आने ही नहीं देते हैं। सो इसलिए ये केस ना हो, कभी भी ना हो, इसके करस्पॉन्डिंग हम मिनिमम एक्सेंट्रिसिटी या फिर मैक्सिमम एक्सेंट्रिसिटी का वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं कि एक्सेंट्रिसिटी का अधिकतम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है। हम अधिक से अधिक कितना एक्सेंट्रिसिटी पर, मतलब कितना एक्सेंट्रिसिटी प्रोवाइड कर सकते हैं लोड को, ताकि कॉलम का क्रॉस सेक्शन के अंदर कभी भी टेंशन डेवलप ना हो। और टेंशन किस केस में डेवलप होगा? सिग्मा मीन, मतलब कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो ये एक कंडीशन बनता है और इसके करस्पॉन्डिंग हम क्या निकालते हैं? कंसेप्ट ऑफ मैक्सिमम एक्सेंट्रिसिटी दैट वी कैन अलाउ टू द लोड सच दैट नो टेंशन इज डेवलप्ड इन द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कॉलम। और इस कॉन्सेप्ट को बड़े बड़े कोचिंग वाले के बहुत पॉपुलर स्टार टीचर आएंगे कोट सूट बूट पहन के और बताएंगे, वो मतलब लग रहा है कि कुछ होने वाला है। मुद्दा क्या है? मुद्दा यही है, हमको कंप्रेशन मेंबर में टेंशन आने देने का नहीं, क्योंकि वो कंप्रेशन मेंबर है मेरे भाई। ठीक है, टेंशन आ जाएगा तो आरसीसी हम बनाते हैं, क्रैक हो जाएगा। स्टील में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि स्टील का जो कॉलम होता है उसमें टेंशन भी वो अच्छे से कैरी करेगा, कंप्रेशन भी अच्छे से कैरी करेगा। स्टील का काफी ज्यादा स्ट्रेंथ अच्छा होता है, टेंशन कंप्रेशन दोनों में। लेकिन आरसीसी में बहुत बड़ा फैक्टर हो जाएगा ये चीज, है ना। तो इसके लिए हमको ये एनालिसिस फिर करना होगा कि हम अधिक से अधिक कितना एक्सेंट्रिसिटी प्रोवाइड कर सकते हैं लोड को, ताकि मेरा कॉलम के क्रॉस सेक्शन में टेंशन आए ही ना। समझे क्या? टेंशन आए ही ना। और देखो यार, चूंकि कंप्रेशन मेंबर है तो हम इसको जो डिजाइन करेंगे वो कंप्रेसिव लोड कैरी करने के लिए डिजाइन करेंगे। और हम यही चाहेंगे कि पूरे के पूरे क्रॉस सेक्शन में कंप्रेसिव स्ट्रेस ही हो। समझे क्या? पूरे के पूरे क्रॉस सेक्शन में कंप्रेसिव स्ट्रेस ही हो। सो चलिए अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो यहाँ से उठा दिया, तो ये सब समझ में आ रहा है तो ठीक है। रिजल्टेंट स्ट्रेस डायग्राम समझ में आया तो ये तो अभी शुरुआत ही है। इसका फिर और भी बहुत सारी चीज है मैं बताऊंगा। फिर बायएक्सियल बेंडिंग का केस बताऊंगा। तो यूनिएक्सियल बेंडिंग का केस में जो बताया मैंने, एक्सेंट्रिसिटी अबाउट एनी वन एक्सिस लेके बता दिया, मतलब एक्सेंट्रिसिटी अलोंग एक्स एक्सिस लेके मैंने अभी एनालिसिस कर दिया, स्ट्रेस डायग्राम बना दिया। उसी तरह आपको अगर बच्चा लोग क्वेश्चन में, मतलब क्वेश्चन में या फिर आपका मन करे एक्सेंट्रिसिटी अलोंग वाई एक्सिस लेके भी एनालिसिस कर सकते हो कि नहीं, स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन निकाल सकता है कि नहीं, समझ रहे हो कि नहीं? ठीक है, तो वो भी कर सकते हो। ओके, नो प्रॉब्लम, कोई डाउट नहीं है, उसको भी आराम से इजीली यू कैन डू इट। अच्छा ठीक है, कर सकता है, लेकिन मैं यहाँ पे और एक चीज समझा देता हूं। तो यहाँ पे देखो यार, यहाँ पे जो अभी एनालिसिस हुआ, ठीक है, तो मेरा न्यूट्रल एक्सिस क्या हो गया था, वो आगे वाला कॉन्सेप्ट आने से पहले इस कॉन्सेप्ट को देख लो, नहीं तो फिर कंफ्यूजन रह जाएगा। फुल डिटेल में देखो यार, न्यूट्रल एक्सिस मेरा वाई वाई था, तो वाई वाई एक्सिस के अबाउट आपने बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इधर दिखा दिया था। ठीक है, एक तरफ टेंशन नेगेटिव, दूसरा तरफ कंप्रेशन। ओके, तो मैं थोड़ा 3D डायग्राम बनाने का कोशिश करता हूँ। 3D डायग्राम देखना यार, इसका मतलब कैसा समझूंगा मैं, तो थोड़ा कुछ बनाने का कोशिश कर रहा हूँ। देखिएगा, ये आपका वाई वाई एक्सिस है, ठीक है। तो अभी जो अपना क्वेश्चन था, इसमें मेरा बेंडिंग हो रहा था वाई वाई एक्सिस के बाद, मतलब इस तरह से मेरा मूवमेंट अप्लाई हो रहा था। तो इस वाले पार्ट में टेंसाइल स्ट्रेसेस आ रही थी, इस वाले पार्ट में कंप्रेशन आ रहा था। ठीक है, मैं केवल बेंडिंग के लिए स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन करके दिखाता हूं आपको। तो देखिए, टेंसाइल वाला पार्ट अगर मैं दिखाऊं, न्यूट्रल वाई वाई एक्सिस के बाद बेंडिंग हो रहा है, तो मतलब वाई वाई एक्सिस मेरा न्यूट्रल एक्सिस हो गया कि नहीं। ओके, सो देखिए, न्यूट्रल लीनियर वेरिएशन था बेंडिंग स्ट्रेस का, तो बिलो न्यूट्रल एक्सिस टेंशन, समझ पा रहे हैं, और अबव न्यूट्रल एक्सिस कंप्रेशन की नहीं। ये समझ में आया? ये 3D डायग्राम कुछ बनाने का हमने
कोशिश किया था। ये मेरा न्यूट्रल एक्सिस हो गया। सो बिलो न्यूट्रल एक्सिस मेरा टेंशन, अबव न्यूट्रल एक्सिस कंप्रेशन। ओके, ये मतलब ये जो स्ट्रेसेस हैं ये सारे आपके कंप्रेसिव स्ट्रेसेस हैं, ठीक है। और ये जो स्ट्रेसेस हैं ये सारे आपके टेंसाइल स्ट्रेसेस हैं। तो एक तो ये था बेंडिंग स्ट्रेस, यहां तक ये समझ में आया, ये डायग्राम विजुअलाइज हो रहा है। दूसरा मैं बताता हूं, डायरेक्ट स्ट्रेस अपना क्या था, पूरे क्रॉस सेक्शन के ऊपर एक डायरेक्ट स्ट्रेस था जो कि कंप्रेसिव नेचर का था। ओके, एक डायरेक्ट स्ट्रेस था जो कि कंप्रेसिव नेचर का था, सिग्मा डी। तो हमने दो चीज हमको निकालना था, एक निकाला था सिग्मा मिनिमम, दूसरा निकाला था सिग्मा मैक्सिमम। तो सिग्मा मिनिमम इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा डी माइनस सिग्मा बी। सिग्मा मैक्सिमम इक्वल टू सिग्मा डी प्लस सिग्मा बी। ओके, तो कंप्रेसिव ऐड हो जाता और कंप्रेशन से टेंशन सब्ट्रैक्ट कर देते थे। तो अब यहाँ पे देखो, मेन ऑब्जेक्टिव मेरा बताने का क्या था, ये वाले जो फाइबर है ये मान लो 1 है, ये फाइबर 2 है, ये फाइबर 3 है, उस तरह वाला फाइबर 4 है। सो देखो यार, तो यहाँ पे 4 डिफरेंट कॉर्नर है कि नहीं, 4 डिफरेंट कॉर्नर कहने का मतलब है ये फाइबर 1 2 छोड़ देते हैं, फाइबर एज्यूम ना करके मैं कॉर्नर एज्यूम कर लेता हूँ, मैं कॉर्नर ही बताने वाला था। दिस इज कॉर्नर 1, कॉर्नर 2, कॉर्नर 3, कॉर्नर 4, ठीक है। तो इस तरफ कॉर्नर मतलब 1 और 2, ये वाला जो साइड है यहाँ पे आपको सिग्मा मिनिमम देखने को मिलेगा इस तरफ, क्योंकि इस तरफ टेंशन था, और इधर आपको सिग्मा मैक्सिमम देखने को मिलेगा, ठीक है। और इस साइड के अलाउंग, इस साइड के अलाउंग कहने का मतलब है 4 और 3 के अलाउंग किसी भी पॉइंट पर आप देखोगे क्रॉस सेक्शन पे आपको सिग्मा मैक्स देखने को मिलेगा। समझ में आ रहा है, एक कांस्टेंट स्ट्रेस की वैल्यू देखने को मिलेगी, एक कांस्टेंट स्ट्रेस सिग्मा मैक्स, ठीक है। उसी तरह से इस तरफ भी मतलब 1 और 3 के अलाउंग एक कांस्टेंट स्ट्रेस इस फाइबर पे आपको देखने को मिलेगी। समझ में आ रहा है, ये विजुअलाइजेशन हुआ। सिमिलरली आप अगर यहाँ पे देखोगे तो मतलब कहाँ पर, एट न्यूट्रल एक्सिस पॉइंट्स, मतलब इन पॉइंट्स पे जहाँ पे इन न्यूट्रल एक्सिस है, यहाँ पे देखिए आपका बेंडिंग स्ट्रेस है सिग्मा बी इक्वल टू 0 हो जाएगा। सो अगर इस पॉइंट पे आपको स्ट्रेस पूछ दिया कि न्यूट्रल एक्सिस पे कितना होगा, ठीक है, तो वहां पे कितना होगा, केवल डायरेक्ट स्ट्रेस की वैल्यू रहेगी, बेंडिंग स्ट्रेस आपका 0 हो जाएगा। समझ रहे, ये विजुअलाइजेशन हुआ बेंडिंग स्ट्रेस का, ठीक है। इस तरह से बेंडिंग स्ट्रेस एक्ट करता है। तो ये तो मैंने वाई वाई एक्सिस के अबाउट मोमेंट लिया था, उसी तरह आप एक्स एक्स एक्सिस के अबाउट में मोमेंट लोगे तो ये जो डायग्राम मैंने इधर बनाया, मतलब ये जो मैंने इस तरह से बनाया, ये फिर अपोजिट साइड में बन जाएगा। ओवरऑल मतलब कहने का मतलब विजुअलाइजेशन हुआ तो ठीक है, जस्ट ये डायग्राम मेरे को बना के दिखाना था आपको, अच्छा लग रहा था तो बना दिया। चलिए भाई आगे देखते हैं, कौन सा कॉन्सेप्ट, फॉर नो टेंशन, ठीक है, कंडीशन फॉर नो टेंशन। वहां से कुछ निकला नहीं यार उस कॉन्सेप्ट से, वो तो मैंने डायग्राम बना दिया लेकिन कुछ निकला नहीं। मैं कुछ सोच रहा था, आगे दिमाग में आएगा तो बताऊंगा। देखो मैं ना किताब देखते हैं हम ना कुछ देखते हैं, मेरे को कोई मतलब नहीं है, मेरे को जो सोच में समझ में आते रहता है पढ़ाते रहता हूँ, बताते रहता हूँ, बकबक करते रहता हूँ, यही ज्ञान है। जात ना पूछिए साधु की, पूछ लीजिए उसका ज्ञान, ठीक है। मोल करो तलवार की, पड़े रहन दो म्यान। तो फॉर नो टेंशन इन कॉलम क्रॉस सेक्शन, तो ये कंडीशन जनरली किसके लिए हमको लगानी है, ब्रिटल मटेरियल, आर वीक इन टेंशन, जैसा कि कंक्रीट। सो आरसीसी का अगर कॉलम हम बनाएंगे तो हमको वहां पर ये कंडीशन का ध्यान रखना होगा कि कॉलम के क्रॉस सेक्शन में कहीं पर भी टेंशन ना आ जाए। सो फॉर नो टेंशन इन कॉलम क्रॉस सेक्शन, टू अवॉइड व्हाट, टू अवॉइड टेंसाइल क्रैक, टेंसाइल क्रैक,
डेवलपमेंट, है ना, डेवलपमेंट, मेरे पास जो एक बेसिक कंडीशन है वो बेसिक कंडीशन मेरा क्या बनना चाहिए, सिग्मा मिनिमम शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 की नहीं। अगर इक्वल टू भी 0 है तो पूरे क्रॉस सेक्शन इज सब्जेक्टेड टू कंप्रेसिव स्ट्रेस, है ना। इक्वल सिग्मा मीन जब आपका इक्वल टू 0 है तो अभी देखा हमने इस तरह का स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन बन रहा है। सिग्मा मीन ग्रेटर देन 0 है तो अभी देखा हमने ट्रेपेजोइडल स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन बन रहा है। तो पूरा का पूरा कॉलम का क्रॉस सेक्शन जो होगा वो दोनों ही केसेस में कंप्रेसिव होगा। तो ये केस बेसिकली मेरा सेटिस्फाई होना चाहिए कि नहीं। तो सिग्मा मीन इक्वल टू क्या है, सिग्मा ड्यू टू डायरेक्ट स्ट्रेस माइनस सिग्मा ड्यू टू बेंडिंग स्ट्रेस मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 की नहीं। तो सिग्मा ड्यू टू डायरेक्ट स्ट्रेस इज P बाई A की नहीं। सिग्मा ड्यू टू बेंडिंग स्ट्रेस इक्वल टू, कैसे निकालेंगे बेंडिंग स्ट्रेस का वैल्यू, M बाई I इंटू वाई मैक्स। तो इसी केस को लेके सॉल्व करते हैं जिसमें मैंने एक्सेंट्रिसिटी अबाउट एक्स एक्सिस कंसीडर किया था। ठीक है, ये मेरा क्रॉस सेक्शन था, ये मान लो है B और ये है मान लो मेरा D। तो मैंने एक्सेंट्रिसिटी अबाउट एक्स एक्सिस कंसीडर किया था, तो जो मोमेंट मेरा एक्ट कर रहा था ये वाई वाई एक्सिस के अबाउट एक्ट कर रहा था। ठीक है, तो मोमेंट मेरा एक्ट कर रहा था किस एक्सिस के अबाउट, वाई वाई एक्सिस के अबाउट। सो अब मोमेंट का वैल्यू क्या था, मोमेंट का वैल्यू था m इक्वल टू पी इंटू ई एक्स। ठीक है, m का वैल्यू आपको पता चल गया। अब यहाँ पे जो i मैं यूज करूंगा, ये मैं क्या यूज करूंगा, i इक्वल टू आई वाई वाई यूज करूंगा क्या, i अबाउट वाई वाई एक्सिस। और ये जो y मैक्स होगा ये क्या होगा मेरा, जैसे कि ये मैंने b कंसिडर किया है, ठीक है, इस वाले पोर्शन को b कंसिडर किया है, तो y मैक्स क्या होगा, न्यूट्रल एक्सिस से डिस्टेंस। सो अगर बेंडिंग मेरा वाई वाई एक्सिस के अबाउट हो रहा है तो मेरा न्यूट्रल एक्सिस वाई वाई एक्सिस मेरा न्यूट्रल एक्सिस हो गया। सो वाई मैक्स इक्वल टू क्या होगा, एक्सट्रीम फाइबर का डिस्टेंस फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस विच इज इक्वल टू b बाई 2 की नहीं, समझ गया। तो b बाई 2 मेरा क्या होगा, y मैक्स होगा। कॉन्सेप्ट सब कुछ समझ में आ रहा है, तो यहाँ सब कुछ समझ में आएगा बच्चा। ठीक है, यहाँ ये स्क्रीनशॉट पेज फोटो ये सब दिखाने वाला सिस्टम नहीं है, सब कुछ आपको बताया जाता है। पता नहीं फिर भी व्यूज क्यों कम आते हैं यार, हैं मैं देखा हूँ यार दूसरे चैनल पे फोटो दिखा देते हैं। ओके, ये b बाई 2 इधर लिख दूंगा और आई वाई वाई कैसे निकालेंगे, फिर आई वाई वाई इक्वल टू क्या होगा, d b क्यूब बाई 12। ठीक है, तो इन वैल्यूज को पुट करो, m का आई वाई वाई का, इसको इट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो चलिए सॉल्व करके देखते हैं। p बाई a इक्वल टू फिर क्या हो गया, इसको पुट कर दो यार, b इंटू डी माइनस p इंटू ई एक्स, एक्सेंट्रिसिटी अबाउट एक्स एक्सिस मैंने कंसिडर किया था, डी बी क्यू बाई 12 इंटू b बाई 2 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको क्या रिजल्ट निकलेगा, इसको सॉल्व करो, सिंप्लीफाई करो, वी विल गेट रिजल्ट दैट एक्सेंट्रिसिटी अबाउट एक्स एक्सिस मस्ट बी लेस देन इक्वल टू b बाई 2, सॉरी b बाई 6 निकल जाएगा, मस्ट बी लेस देन इक्वल टू b बाई 6। ठीक है, सो इसका मतलब क्या हुआ, इस कंडीशन का मतलब क्या हुआ, व्हाट डू यू मीन बाय दिस। जैसा कि मैंने यहाँ पे क्वेश्चन ही लिखा था कि जो मेरा सवाल ही था वो यही था कि मैक्सिमम हम जो लोड है मेरा, ठीक है, फॉर एग्जांपल देखना, अभी इसका सिग्निफिकेंस समझो, इस सवाल का मतलब क्या था, ये आपका B है, ठीक है, यहां से यहां तक आपका B है, ये आपका वाई वाई एक्सिस है और ये आपका एक्स एक्स एक्सिस है। आपने लोडिंग में एक्सेंट्रिसिटी प्रोवाइड किया अबाउट एक्स एक्स एक्सिस, तो ये CG था आपका। ठीक है, तो CG से मैं EX इक्वल टू अगर b बाई 6 जो भी मेरा वैल्यू आ रहा है, लेट्स सपोज यहाँ तक ये आ गया b बाई 6, ठीक है, तो ये वैल्यू है मेरा b बाई 6 वाला पॉइंट है ये। ओके, सो जो मैं लोड अप्लाई करूंगा यहाँ पे इस कॉलम के क्रॉस सेक्शन के ऊपर, तो अगर मैं CG से लेके b बाई 6 के अंदर में कहीं पर भी अप्लाई करूँ
चाहे यहां से पास हो, लोड इधर से पास हो, इधर से पास हो, इधर से पास हो, या फिर b/6 पर वाले पॉइंट से भी पास हो, ठीक है। तो ये सारे किसी भी पॉइंट से, यहां से इतना एक्सेंट्रिसिटी के अंदर कहीं से भी लोड पास हो रहा है, तो आपका कॉलम के क्रॉस सेक्शन में टेंशन डेवलप नहीं होगा, टेंशन विल बी जीरो। मतलब पूरा का पूरा कॉलम का जो क्रॉस सेक्शन है इट विल बी अंडर कंप्रेशन, अंडर कंप्रेशन। कुछ बुझाया, समझ में आया? ठीक है। सिमिलरली इसी तरह से लेट्स सपोज हम अबाउट वाई एक्सिस का बात करें, तो अबाउट वाई एक्सिस, ठीक है, तो क्या हो जाएगा जब आप सॉल्व करोगे इसी कंडीशन को और मोमेंट आपका वाई एक्सिस के अबाउट लग रहा है, तो आप देखोगे ई वाई शुड बी लेस देन इक्वल टू d/6, आपको रिजल्ट निकल जाएगा। ठीक है, मतलब ये मान लो ये d है, तो ये मान लो ये पॉइंट है d/6 का। ओके, तो इसका मतलब यही होगा कि CG से लेके d/6 के बीच में कहीं से भी अगर हम लोड पास करवा रहे हैं या फिर d/6 वाले पॉइंट से भी पास करवा रहे हैं, तो पूरे के पूरे कॉलम में टेंशन कहीं नहीं आएगा, केवल पूरा का पूरा कॉलम विल बी सब्जेक्टेड टू अंडर कंप्रेशन। ये बात क्लियर आया, समझ में आया है ना? तो मैं CG से किसी वन साइड पे बात कर रहा हूँ, ये चीज ध्यान रखना। ये मेरा CG था, यहाँ से CG से मैं किसी वन साइड पे बात कर रहा हूँ। जैसे ये CG वाला ये एक्सिस है, यहाँ से इस तरफ मैं बात किया d/6, ठीक है। ये मेरा x एक्सिस है, यहाँ से मैंने बात किया d/6। ओके, तो ये वाला जोन देखो, ये डायग्राम गंदा हो गया, दूसरा डायग्राम बना रहा हूँ, वहां समझ में आ गया। अब क्या बता रहा हूँ, अब मैं बता रहा हूँ एक टॉपिक बता रहा हूँ, ये तो समझ में आ गया ना, ये तो इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट कंक्लूजन समझ में आ गया। एग्जाम में ये वैल्यू निकालने के लिए पूछेगा, Ex और Ey का वैल्यू बताइए, ठीक है, इसलिए ये कॉन्सेप्ट पढ़ा है। अब देखो, अब एक रूल बताता हूँ, मिडिल 1/3 रूल, मिडिल थर्ड रूल, 1/3 नहीं, मिडिल थर्ड रूल, यहीं से लिंकअप करते हैं। ये रूल बेसिकली मिडिल थर्ड रूल किसके लिए है? रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शंस के लिए है। रेक्टेंगुलर एंड स्क्वायर भी मान लो यार, स्क्वायर, ठीक है। ये मिडिल थर्ड रूल रेक्टेंगुलर, स्क्वायर एंड आई सेक्शन वगैरह के लिए भी होता है। कोई भी सेक्शन पे मिडिल थर्ड रूल अप्लाई कर सकते हो, लेकिन रेक्टेंगुलर स्क्वायर के लिए ज्यादा सुटेबल है। तो रेक्टेंगुलर सेक्शन या फिर स्क्वायर सेक्शन देगा, तो देखिए पहले हम मान लेते हैं रेक्टेंगुलर सेक्शन का। ये मेरा D है, ये मेरा B है, ये मेरा YY एक्सिस है, ये मेरा XX एक्सिस है, ठीक है। तो अभी मैंने एक कॉन्सेप्ट अभी देखा था कि ये CG पॉइंट से मैं लोड को पास करवा सकता हूं एक्सेंट्रिसिटी अलोंग। अगर x एक्सिस देखूं तो b/6 EY शुड बी लेस देन इक्वल टू b/6, ठीक है। y एक्सिस के अलोंग अगर, अच्छा ये EY लिख दिया क्या, EX, ये होगा EX। सिमिलरली y एक्सिस के अलोंग मैं देखूं अगर EY इक्वल टू लेस देन इक्वल टू d/6, ये मेरा आ गया, तो ये पॉइंट आ गया। तो इसको अगर मैं इस तरह से कवर करूं, देखो कवर करो, तो ये वाला जो रीजन है, ये रीजन, सो इस रीजन से, अच्छा ये इसको अभी ऐसे कवर नहीं करता हूं यार, ये रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है, ठीक है, ये मैंने रेक्टेंगुलर कंसीडर किया हुआ है, तो इसको अभी ऐसे कवर नहीं करता है। ये क्या है, ये रेक्टेंगुलर के लिए बात कर रहा हूं, ठीक है। अब देखो, तो ये तो एक साइड बात किया, उसी तरह हम डाउनवर्ड साइड में इधर बात कर लेते हैं, ठीक है। इस तरफ भी तो आप प्रोवाइड कर सकते हो, फिर इस तरफ भी बात कर लो, इधर भी आपका EY हो जाएगा, ये भी आपका EX हो जाएगा, इधर भी शुड बी लेस देन इक्वल टू b/6, दिस साइड भी मस्ट बी लेस देन इक्वल टू d/6। डायग्राम समझ में आ रहा है क्या लिख रहा हूं मैं? ठीक है। अभी ये जो पॉइंट्स मेरे एक्सट्रीम पॉइंट्स निकले, इन पॉइंट्स को मैं कनेक्ट कर दूंगा, क्योंकि ये रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन था, है ना, तो मैं इस तरह से कनेक्ट कर देता हूं इन पॉइंट को, इस तरह से। तो ये जो एक, मतलब जो डिफरेंट पॉइंट्स को मैंने कनेक्ट किया, तो ये जो एक एरिया मिला ना,
इस एरिया को कोर कहा जाता है, कोर और कर्ण, इसको क्या कहा जाएगा, कोर या फिर कर्ण। ठीक है, अब ये कोर या फिर कर्ण का मतलब क्या हुआ, इस एरिया के अंदर, मतलब ये सीजी के अगल बगल का एक एरिया दिखा रहा है क्या, ये मान लो सीजी है, ठीक है, कोर या फिर कर्ण को बाहर निकाल के बताऊं, ये सीजी है, ओके, तो ये कोर या फिर कर्ण कुछ इस तरह का है मेरा, यहाँ पे देखो इस तरह का कुछ बना, तो ये रोम्बस है, इसको हम क्या कहते हैं, इट इज ए टाइप ऑफ रोम्बस। सो रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन का कोर या फिर कर्ण जो बनता है वो रोम्बस बनता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इस एरिया में, ठीक है, इस बाउंड्री के अंदर जो भी एरिया, चाहे ये पॉइंट लो, 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 इधर लो, इधर लो, इधर लो, इधर लो, किसी भी पॉइंट से अगर लोड पास होगा, नॉर्मल लोड, तो पूरे के पूरे कॉलम के क्रॉस सेक्शन में टेंशन नहीं आएगी, नो टेंशन। समझे क्या, पूरा का पूरा कॉलम का जो क्रॉस सेक्शन है वो अंडर कंप्रेशन ही रहेगा। समझे क्या, ठीक है, इसको मिडिल थर्ड रूल कहा जाता है। थर्ड ये वाला तीसरा थर्ड टर्म कहां से आया, देखो थर्ड टर्म क्यों आया, अगर ये टोटल लेंथ में निकालूं, ठीक है, ये टोटल लेंथ निकालूं अगर, ये वाला और ये वाला टोटल लेंथ अगर मैं निकालूं तो कितना होगा, ये देखो b/6 प्लस b/6 इक्वल टू b/3। सिमिलरली ये क्या होगा, d/6 प्लस d/6 इक्वल टू d/3। समझे, सो इसलिए ये मिडिल थर्ड एरिया है। ये क्या है, मिडिल थर्ड एरिया। मिडिल थर्ड एरिया कैसे हो गया, देखो यार, इस रेक्टेंगुलर सेक्शन का टोटल एरिया क्या होगा, b इंटू डी। अब ये जो कर्ण मैंने लिया है, इस कर्ण का एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ दैट कर्ण, एरिया ऑफ कर्ण विल बी, एरिया ऑफ कर्ण विल बी b/3 इंटू d/3। नहीं, एरिया ऑफ कर्ण ऐसे नहीं निकलेगा, वो रोम्बस है ना, मैं भी क्या कर रहा हूं यार, ये रोम्बस है, तो इसका एरिया कैसे निकाला जाएगा, ये रोम्बस है, मतलब दो ट्रायंगुलर पार्ट है, ठीक है, ठीक है, ये दो ट्रायंगुलर पार्ट है, इसको मान लेते हैं बेस, ये हो गया बेस, ये हो गया हाइट, ठीक है, ये हो गया फिर हाइट। तो इन दो अलग अलग ट्रायंगल का एरिया, ओके, ये ट्रायंगल 1, ये ट्रायंगल 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल, ओके। फिर ये बेस और वो जो ट्रायंगल है इसका बेस क्या है, इट इज d/6 इस वाले केस में, और ये इसका हाइट क्या है, सॉरी ये इसका बेस क्या है, d/3 है, टोटल बेस हम ले रहे हैं, इट इज d/3 और इसका हाइट जो है इट इज b/6। तो इस तरह से आपको ये एरिया निकल जाएगा। तो 1/3 कहने का मतलब है कि ये जो टोटल एरिया है, इसका ये जो कर्ण निकल रहा है ना, ओके, इसका जो एरिया है इट इज अप्रोक्सीमेटली 1/3 ऑफ दिस टोटल एरिया। जब कैलकुलेशन करेंगे न्यूमेरिकली तो यही रिजल्ट आएगा, तो इसलिए इसको मिडिल थर्ड रूल भी कहा जाता है, ठीक है। अगर इस वाले जोन से अगर ये पास कर रहा है, इस वाले जोन से, ये कर्ण वाले जोन से, ओके, सो आपके कॉलम के क्रॉस सेक्शन में कहीं पर भी टेंशन नहीं होगा, पूरा का पूरा कॉलम का जो क्रॉस सेक्शन है इट विल बी सब्जेक्टेड टू कंप्रेशन ओनली। तो ये मिडिल थर्ड रूल इट इज वैलिड फॉर रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन, और रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन का जो कर्ण या फिर कोर का जो शेप होता है इट इज रोम्बस। अब मैं बात करता हूं स्क्वायर क्रॉस सेक्शन के लिए। देखिए कुछ कुछ पढ़ते रहेंगे, पढ़ाते रहेंगे तो कुछ कुछ क्रिएटिविटी चलते रहता है माइंड में, ठीक है, तो वो क्रिएटिविटी निकलते रहता है, तो इसी का फायदा आप लोग उठा लेते हो, है कि नहीं। यहाँ कोई स्क्रीनशॉट वाला मेथड नहीं है। देखो यार, मेरे दिमाग में जो एक दिन घुस जाता है ना, तो उस चीज को मैं बोलते रहता हूँ। आज सुबह सुबह जैसे मैं यूट्यूब खोल रहा हूँ, 22K व्यू अपलोडेड 3 months ago, the most important point, 22 most important point from Zoom, है ना। अभी ऐसा कोई एक चैनल ने अपलोड कर दिया था, अभी उस पर मैं देखा 30 से 40 हजार व्यूज है, 1000 लाइक है। भाई ऐसा क्या है यार, फालतू का बकचोद बनाया जाता है, हैं? क्या बोलूं,
इधर फंसा हुआ है मेरा प्यारा प्यारा भाई लोग, वो लोग पहुंचो यार अपने तक। एक बार पहुंच जाएगा, एक बार टेस्ट ले लेगा ना तो जाएगा नहीं फिर इधर से। फिर देखो यार, हाँ अपना लेंदी होता है वीडियो, लेकिन कॉन्सेप्ट होता है ना, हम एग्जाम का प्रिपरेशन करा रहा है, बकचोद आपको थोड़ी ना बना रहा है। बकचोद बनाओ तो अलग चीज है एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, है ना। या कोई, चलो छोड़ो यार। स्क्वायर क्रॉस सेक्शन के लिए देखो, बी और डी दोनों सेम होगा। सो स्क्वायर क्रॉस सेक्शन का जो मतलब बी इक्वल टू डी स्क्वायर हो गया ये। इसका जो कर्न या फिर कोर का शेप होता है ना, ये स्क्वायर ही रहता है, ठीक है। कर्न और कोर ये भी होगा स्क्वायर, ठीक है। और इसके डायमेंशन क्या होंगे, ये b/3 और ये d/3, समझे क्या। इस रीजन से अगर आपका पॉइंट लोड पास हो रहा है, कंप्रेसिव लोड पास हो रहा है इसके अंदर कहीं से भी, तो पूरे कॉलम के क्रॉस सेक्शन में टेंशन नहीं होगा, ठीक है। हाँ, स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन भी यूनिफॉर्म नहीं होगा, लेकिन टेंशन नहीं होगा, ठीक है। टेंशन नहीं होने का मतलब ये नहीं है कि स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन भी यूनिफॉर्म होगा, नहीं यार, बेंडिंग स्ट्रेसेस भी तो आएंगे, तो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म तो नहीं होगा, ये बात तो पक्का है। अगर एक्सेंट्रिसिटी रहेगा तो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं होगा, लेकिन बेंडिंग, क्योंकि बेंडिंग स्ट्रेसेस होगा लेकिन टेंशन नहीं होगा। पूरा का पूरा कॉलम कंप्रेशन में ही रहेगा, और दो तरह का स्ट्रेस प्रोफाइल ही बन सकता है ऐसा। अगर एक्सट्रीम पॉइंट से पास कर रहा है लोड, तो एक्सट्रीम पॉइंट कहने का मतलब है, मान लो आपका जो लोड है वो इस वाले कॉर्नर पे आपने अप्लाई कर दिया है, या फिर यहाँ से पास कर रहा है, या फिर इस वाले कॉर्नर से, या फिर इस वाले कॉर्नर से, इनमें से किसी भी कॉर्नर से पास करेगा, है ना, एक्सट्रीम पॉइंट से, तो ये वाला स्ट्रेस प्रोफाइल बनेगा। और अंदर में कहीं से भी पास किया तो ये वाला स्ट्रेस प्रोफाइल बनेगा। समझ रहे हैं क्या, डिकोड कर दिए क्या पूरा चीज है। इसमें कुछ भी छिपाने वाली बात है कि मैं छिपाऊं, आपको सस्पेंस में दिखाऊं कि भाई 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 खतरनाक चीज पढ़ा दिया यार, कुछ सस्पेंस वाली बात है क्या, कुछ भी नहीं है ना, नथिंग, जीरो लेवल, जीरो लेवल। देखो यार मैं ऐसे ही करता हूँ, ठीक है, क्योंकि आप लोग मेरे भाई हैं प्यारे प्यारे, और ये छोटू मोटू चीज अब देखो सर्कुलर कॉलम के लिए, इसके लिए थोड़ा अलग होता है। मान लो आपका क्रॉस सेक्शन सर्कल है, ठीक है, दिस इज योर डाया डी। तो इस केस में देखो, सर्कुलर कॉलम का मैंने बोला था किसी भी एक्सिस के अबाउट निकालोगे, मतलब किसी भी एक्सिस के अबाउट सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया आपको सेम ही मिलेगा, है ना। और आई का वैल्यू सर्कुलर कॉलम के लिए कितना होता है, πd4/64। क्या समझे, ठीक है। चलो भाई, इसके लिए हम मैक्सिमम एक्सेंट्रिसिटी का वैल्यू निकाल के देखते हैं, फॉर विच देयर विल बी नो टेंशन इन द कॉलम। सिग्मा मीन मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सेम कॉन्सेप्ट। तो सिग्मा डी माइनस सिग्मा बी मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो p/π/4d² सर्कुलर कॉलम का एरिया, माइनस m इक्वल टू p इंटू EX ले लेते हैं, डिवाइडेड बाई I होगा। तो I देखो या IXX देखो, सर्कुलर कॉलम के लिए वही सेम πd4/64, है ना। तो πd4/64 इंटू y का वैल्यू क्या होगा, y मैक्स क्या होगा, मान लो ये y एक्सिस है, ठीक है। तो आपका मूवमेंट जो एक्ट कर रहा था ये इस एक्सिस के अबाउट एक्ट कर रहा था, p इंटू EX। तो y एक्सिस ये आपका न्यूट्रल एक्सिस हो गया क्या। सो y मैक्स मेरा क्या हुआ, dy2 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहां से सॉल्व करेंगे तो आपको निकल जाएगा कि EX मस्ट बी लेस देन इक्वल टू क्या, d/8। समझे क्या, EX मस्ट बी लेस देन इक्वल टू d/8, है ना। तो EX मस्ट बी लेस देन इक्वल टू d/8 और EY भी सेम लेस देन इक्वल टू d/8। समझे क्या, ये निकल गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कॉलम है, ये उसका एक्सिस है, कॉलम का थोड़ा सा ये वाला सर्कुलर सेक्शन का ये वाला थोड़ा अच्छा बना देता हूँ।
ये उसका एक्सिस है। सो CG से किसी भी पॉइंट पर देखोगे E इट मस्ट बी लेस देन इक्वल टू D/8, इट मस्ट बी लेस देन इक्वल टू D/8, इट मस्ट बी लेस देन इक्वल टू D/8, इधर भी लेस देन इक्वल टू D/8, है ना। तो इन डिफरेंट पॉइंट्स को जब हम कनेक्ट करेंगे तो इसको सर्कल है तो सर्कल का कर्न भी जो है ना वो भी सर्कुलर बनता है एक एरिया। ओके, और इस सर्कल का ये जो कर्न बना छोटा सा, इस कर्न का डायामीटर कितना होगा, डाया ऑफ दिस कर्न कितना होगा, D/8 प्लस D/8 इक्वल टू D/4 की डाया ऑफ दिस कर्न। सो 1/4 वाला कॉन्सेप्ट आ रहा है क्या, 4 नीचे, तो इसी को कहते हैं मिडिल फोर्थ रूल। इसको क्या कहते हैं, लिखवाया था कि नहीं, नहीं लिखवाया, तो इसी को हम कहते हैं मिडिल फोर्थ रूल, मिडिल फोर्थ रूल। समझे, मतलब इस D/4 सेंटर से D/4 वाले एरिया, एक छोटा सा एरिया लोगे, इस बीच में इस एरिया में से कहीं से भी आपका पॉइंट लोड पास कर रहा है तो सर्कुलर कॉलम के क्रॉस सेक्शन में कहीं पर भी टेंशन नहीं आएगा, कहीं पर भी क्या नहीं आएगा, टेंशन नहीं आएगा। समझ गया, ठीक है। इट इज कॉल्ड मिडिल फोर्थ रूल। और सर्कुलर कॉलम का जो कर्न या फिर कोर, ये क्या है, कर्न और कोर या फिर कोर, इसका जो शेप है इट इज क्या, इट इज ऑल्सो सर्कुलर। रेक्टेंगुलर के लिए रेक्टेंगुलर के लिए रोम्बस, देखो यार टाइम देखो 1:14 AM सुबह का है, पढ़ा रहा हूँ, खांसी हो गया दिन भर बोलते बोलते है ना। लाइक कर दीजिए दोस्तों। रेक्टेंगल डिमोटिवेशन सा भी होने लगता है कभी कभी, आप क्या जानो मेरा फीलिंग क्या है। इतने सारे पैसा लेके इतने सारे कोचिंग वाले पढ़ा रहे हैं यार, हम लोग भी तो पढ़ा रहे हैं, लेकिन कुछ क्या बोले यार, एग्जाम भी निकलता अपने बच्चों का, RRB में, गेट में, NIT IIT सब जगह फैले हुए हैं, SSC टॉपर। कर्न या फिर कोर, सर्कुलर, ठीक है, इसका शेप सर्कुलर, रेक्टेंगुलर के लिए रोम्बस, स्क्वायर के लिए स्क्वायर, याद रह जाएगा। तो ये मिडिल फोर्थ रूल। अब यहाँ पे मैं आपको और एक चीज याद करवाऊंगा, फॉर हॉलो सर्कुलर सेक्शन, हॉलो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, ये सब गेट में पूछ लेता है जी, ठीक है, जितना भी चीज पढ़ाऊं गेट ये सब जगह पूछ लेगा। ये एक सर्कल है, हॉलो क्रॉस सेक्शन कैसा दिखेगा, ऐसा कुछ, ठीक है। तो इसका 2 डायमीटर है, एक इनर एक आउटर। तो ये मान लो आउटर डायमीटर है D0 और दिस इज योर इनर डायमीटर DI। तो फॉर सर्कुलर क्रॉस सेक्शन योर मैक्सिमम एक्सेंट्रिसिटी मस्ट बी लेस देन इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा, D0 का स्क्वायर याद कर लेने का प्लस DI का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 टाइम्स D0। समझे, नीचे डिनोमिनेटर में 8 तो है लेकिन उसके साथ D0 भी ऐड है, इसको ध्यान में रखने का बस। सो फॉर सर्कुलर क्रॉस सेक्शन मैक्सिमम एक्सेंट्रिसिटी का वैल्यू क्या होगा, ये इट इज योर नथिंग बट E, हॉलो सर्कुलर इट इज योर E मैक्स, ठीक है, समझे क्या। सो डायामीटर ऑफ कर्न फॉर हॉलो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन क्या होगा, डायामीटर ऑफ कर्न या फिर डायामीटर ऑफ कोर या फिर डायामीटर ऑफ कर्न फॉर हॉलो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा, मतलब इसी को ये 2 टाइम्स E हो जाएगा क्या, तो ये 2 टाइम्स E कर दोगे तो क्या आ जाएगा, D0 का स्क्वायर प्लस DI का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 टाइम्स D0। समझे, ठीक है, बस ये सर्कुलर जैसा ही है, थोड़ा सा ये फॉर्मूला प्रैक्टिस करोगे, ध्यान में रखोगे तो ध्यान रह जाएगा। तो हॉलो सर्कुलर के लिए ये ध्यान में रख लेना, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है, ये भी प्रूव कर दूंगा मैं, इसमें I का ही तो वैल्यू है, सेम यही कॉन्सेप्ट से प्रूव करो, E मिनिमम मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यही लॉजिक है, सॉरी सिग्मा मिनिमम, सिग्मा मीन मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यही लॉजिक है। बस हॉलो सर्कुलर का वो पाई, सॉरी
सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया का जो वैल्यू है वो चेंज ले लोगे, वो अलग ले लोगे। क्या ले लोगे? पाई बाय 64 तो रहेगा, डी नॉट पावर 4 माइनस डी आई पावर 4, उसको लेके फिर सॉल्व करना, उसका एरिया फिर चेंज हो जाएगा। पाई बाय 4 तो रहेगा, डी नॉट का स्क्वायर माइनस डी आई का स्क्वायर, समझे क्या? बस इतना सिंप्लीफाई करोगे यही वैल्यू आ जाएगा। ई मैक्स शुड बी लेस देन इक्वल टू डी नॉट का स्क्वायर प्लस डी आई का स्क्वायर बाई 8 टाइम्स डी नॉट, है ना। तो डायमीटर ऑफ कोर क्या होगा या फिर डायमीटर ऑफ कर्नल क्या होगा? 2 टाइम्स ई मैक्स, तो 2 टाइम्स ई मैक्स इक्वल टू इतना डी नॉट का स्क्वायर प्लस डी आई का स्क्वायर बाई 4 टाइम्स डी नॉट। ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेगा ऑब्जेक्टिव, ओके। तो फिर बोलोगे सर नहीं पढ़ाए थे आप हैं। अब देखो राम कहानी क्यों बनाए, छोटा मोटा और एक कॉन्सेप्ट बचा है, इसको भी कंप्लीट कर देते हैं। एक्सेंट्रिक लोडिंग अबाउट बोथ द एक्सिस, ठीक है, मतलब दोनों एक्सिस के अबाउट लोड में आपका एक्सेंट्रिसिटी है। अभी जो डिस्कस कर रहे थे एक्सेंट्रिक लोडिंग अबाउट एनी वन एक्सिस का कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया, आइदर वाई एक्सिस के अलोंग एक्सेंट्रिसिटी या फिर एक्स एक्सिस के अलोंग एक्सेंट्रिसिटी, लेकिन अभी बोथ दी एक्सिस के अबाउट हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जो लोड कॉम्बिनेशन बनेगा सीजी पर वो कैसा बनेगा बच्चा? डायरेक्ट लोडिंग एक तो रहेगा ही, है ना, प्लस बायएक्सियल बेंडिंग का केस हो जाएगा क्या? तो ये वाला पढ़ेंगे ही क्यों ये कॉन्सेप्ट? सर ये कॉन्सेप्ट ही क्यों पढ़ेंगे यार? आपके मन में डाउट होगा। क्वेश्चन आते हैं, और क्वेश्चन क्या आते हैं? कॉर्नर स्ट्रेसेस को निकालने का, कॉर्नर स्ट्रेसेस, ठीक है। तो चलो निकालते हैं। सो ये जो केस है, मैं एक क्रॉस सेक्शन ले लेता हूं डायरेक्टली, स्क्वायर या फिर रेक्टेंगुलर जो भी इसको मान लो यार, ठीक है। एक रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन ले लिया, ये मेरा एक्सिस हो गया, एक्स एक्स एक्सिस, दिस इज माई वाई वाई एक्सिस, ठीक है। नाउ ये कॉर्नर स्ट्रेसेस निकालने तो मैं कॉर्नर पॉइंट को डिफाइन कर देता हूँ। दिस इज माई कॉर्नर पॉइंट ए, दिस इज माई कॉर्नर पॉइंट बी, दिस इज माई कॉर्नर पॉइंट सी, दिस इज माई कॉर्नर पॉइंट डी। ये वाला जो जहां पे एक्सिस इंटरसेक्ट कर रहा है, दिस इज माई सीजी पॉइंट की नहीं, ठीक है, दिस इज माई सीजी पॉइंट। अब यहाँ पे देखो 4 बॉक्स दिख रहा है, 4 क्वाड्रेंट दिख रहा है, तो इसको मैं कंपार्टमेंट कहता हूँ और इनको मैं डिफाइन कर देता हूँ। दिस इज कंपार्टमेंट 1, दिस इज कंपार्टमेंट 2, दिस इज कंपार्टमेंट 3, दिस इज कंपार्टमेंट 4, ऐसा मैंने डिफाइन कर दिया, ठीक है। अभी जो लोडिंग है ना, कॉन्सेप्ट क्या है? जो लोडिंग है मेरा वो पास कर रहा है एट सम एक्सेंट्रिसिटी अलोंग एक्स एक्सिस ई एक्स पर एंड सम एक्सेंट्रिसिटी अलोंग वाई एक्सिस ई वाई पर, ठीक है। तो इन दोनों पॉइंट्स को एक दूसरे से मतलब लेके आइए। सो यहाँ इस पॉइंट से आपका लोड कॉलम के क्रॉस सेक्शन से पास कर रहा है, ये वाला कॉन्सेप्ट है, समझे क्या? ठीक है। तो हमको क्या करना होगा एनालिसिस के लिए? सबसे पहले हम लोड शिफ्टिंग करेंगे, लोड शिफ्ट एट सीजी हमको करना होगा। तो लोड शिफ्ट एट सीजी मैं कर रहा हूं, तो देखना। अच्छा, ये रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है, तो इसको मैं डिफाइन कर दिया बी, इसको मैं डिफाइन कर दिया डी। ये चीज भी समझ में आ गई, ठीक है। बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगी, सब कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाने का, जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा देखते चलो, सुनते चलो, और जो समझ में आ रहा है उसको कॉपी पे अच्छे से डायग्राम बना के लिखते चलो। हम भी बहुत बेहतर कोशिश कर रहे हैं कि डायग्राम अपना बहुत बेहतर हो, इसलिए थोड़ा स्लो है। तो ये मेरा सीजी पॉइंट, अभी एक कॉपी पे दिखा दूंगा बिना बनाए, तो आपको समझ में ही नहीं आएगा मैं किया क्या है कि नहीं। फिर कोई क्या मतलब है यार? मेरे को लगता है ना कि आपको नहीं समझ पाओगे आप, है ना, क्योंकि हो सकता है तुम बड़े हो, लेकिन कोई छोटा बच्चा भी तो देख रहा होगा। वाई वाई एक्सिस डिप्लोमा वाला कोई देख लिया, उसको क्या समझ में आएगा? वो 10th क्लास का ही तो बच्चा पास होकर निकल रहा है, ठीक है। तो देखो यार, सीजी पर लोड शिफ्टिंग करेंगे तो इस पी लोड, ये जो पी लोड है, इसको डायरेक्टली मैं सीजी पे अप्लाई कर दिया, ठीक है। एक लोड पी अप्लाई कर दिया। अब 2 मूवमेंट्स आएगा, 2 मूवमेंट क्या? एक मूवमेंट आएगा वाई एक्सिस के अबाउट, है ना, तो वाई एक्सिस के अबाउट एक मूवमेंट में अप्लाई कर दिया ऐसा। तो
तो मोमेंट जब भी अप्लाई करो उसका ध्यान देना, पूछ किधर, मुंडी किधर, मुंडी मतलब एरो किधर, मैंने कॉन्सेप्ट अभी समझा दिया। जिधर एरो रहेगा उधर वो दबाएगा मतलब कंप्रेस कर रहा है, और जिधर पूछ है उधर से उठा रहा है मतलब उस सेक्शन में टेंशन देगा, समझे क्या। तो ये मोमेंट जो वाई वाई एक्सिस के अबाउट लग रहा है, ये जो वाई वाई एक्सिस के अबाउट अभी मैंने मोमेंट लगा दिया, इसका मैग्नीट्यूड कितना, ये m अबाउट वाई वाई एक्सिस इसको मान लेता हूं, और इसका मैग्नीट्यूड कितना, p इंटू ई एक्स, क्या समझे। सिमिलरली मैं अब मोमेंट लगा देता हूं x एक्सिस के अबाउट, ऐसा हो जाएगा। ओके, अब x एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट लगाया इसका मैग्नीट्यूड कितना, इसको मैं कहता हूं mx, इसका मैग्नीट्यूड कितना, p इंटू ई वाई, क्या समझे। तो यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन है, लोड कॉम्बिनेशन, लोड एट CG कौन कौन से आ गए। पहला डायरेक्ट लोडिंग, डायरेक्ट लोडिंग, ठीक है, डायरेक्ट लोडिंग P आ गया क्या। फिर बाई एक्सियल बेंडिंग है, बाई एक्सियल बेंडिंग मतलब एक्स एक्सिस के अलॉन्ग भी बेंडिंग दिख रहा है आपको, बेंडिंग मूवमेंट है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग भी आपका बेंडिंग मूवमेंट है। तो ये बाई एक्सियल बेंडिंग का केस हो गया। अब चलिए इनको थोड़ा डिटेल में एनालिसिस करते हैं, फिर हम कॉर्नर स्ट्रेस निकालेंगे। तो देखो सबसे पहला डायरेक्ट लोड, डायरेक्ट लोड जो है P, ठीक है, इसके कारण पूरा का पूरा कॉलम का जो क्रॉस सेक्शन होगा इट विल बी सब्जेक्टेड टू कंप्रेशन, कंप्रेशन की नहीं, तो इसके कारण जो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन होगी पूरे के पूरे क्रॉस सेक्शन में यूनिफॉर्म होगी कंप्रेशन, ठीक है। और इसका स्ट्रेस का वैल्यू क्या होगा, P बाई B इंटू डी, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है तो उसका एरिया मैंने B इंटू डी कंसिडर कर लिया, या फिर एरिया डायरेक्ट कंसिडर करो ना भाई, दिक्कत क्या है, ठीक है। P बाई A, पूरा का पूरा कॉलम का क्रॉस सेक्शन कंप्रेशन में रहेगा, इतना क्लियर है। दूसरा हम क्या किसका लेंगे, बेंडिंग अबाउट वाई एक्सिस कंसिडर कर लेते हैं। बेंडिंग अबाउट वाई एक्सिस मतलब my है, तो my का वैल्यू क्या है, p इंटू ई एक्स, ये मूवमेंट, सो दिस इज योर बेंडिंग मूवमेंट। तो इसके कारण बेंडिंग स्ट्रेसेस इंड्यूस होंगे क्या, बेंडिंग स्ट्रेसेस आएगा क्या। अब देखो ये जो बेंडिंग मूवमेंट है जो वाई एक्सिस के अबाउट लग रहा है P इंटू ई एक्स, इसके कारण जो बेंडिंग स्ट्रेसेस होंगे उसमें जरा ध्यान दो। यहां से देखो मैं केवल इंडिविजुअल इफेक्ट बताता हूं, तो ये सब थोड़ा सा मिटा देता हूं, यहीं पर बताता हूं, इंडिविजुअल इफेक्ट बताता हूं, यहीं पर बताता हूं, मिटा देता हूं थोड़ा सा, तो 1 मिनट लगेगा, फटाक से फिर बना देंगे। ये टेढ़ा क्यों बन रहा है बे, आप हमको अपना भाई समझिए, बस प्यार दीजिए, उतना ही काफी है। CG, यहाँ दुनिया में कोई भगवान नहीं है, भगवान ऊपर ही है सब, वाई वाई एक्स एक्स, बस प्यार दीजिए ताकि हम भी अपना जीवन अच्छे से गुजार पाए। आप लोगों को फायदा हो रहा है तो प्यार दीजिए। तो देखो बेंडिंग मोमेंट अबाउट वाई वाई एक्सिस का बात कर रहे थे, इस तरह से था, इसका वैल्यू क्या था, P इंटू ई एक्स। ये जो मूवमेंट है तो ये आपका वाई वाई एक्सिस ही इस केस में न्यूट्रल एक्सिस हो गया क्या। सो न्यूट्रल एक्सिस के इस तरफ देखो, इधर ये कंप्रेशन डाल रहा है और इस तरफ इसका टेंशन डाल रही है, टेंशन है, इसका इफेक्ट क्या है, टेंशन इफेक्ट है, देख रहे हो। मतलब देखो यार वाई वाई एक्सिस के इस तरफ कंपार्टमेंट 3 और ये कंपार्टमेंट 4, तो कंपार्टमेंट 3 और कंपार्टमेंट 4 में कंप्रेशन डाल रहा है, मतलब इधर पॉजिटिव इफेक्ट है इस मूवमेंट का, है ना, और कंपार्टमेंट नंबर 2 और कंपार्टमेंट नंबर 1 में टेंशन डाल रहा है, मतलब नेगेटिव इफेक्ट है किसका, my का, है ना, मूवमेंट अबाउट वाई एक्सिस का इफेक्ट ये है। सो जो बेंडिंग स्ट्रेसेस आएंगे, ठीक है, एक्सट्रीम फाइबर पे हमको, एक्सट्रीम फाइबर पे जो बेंडिंग स्ट्रेसेस होगा उससे हमको इंटरेस्टेड है। एक्सट्रीम फाइबर इस केस में क्या हो जाएगा, मतलब
my जो मोमेंट है इसके लिए जो एक्सट्रीम फाइबर कौन सा हो जाएगा, CD वाला जो फाइबर है, देखो यहाँ पे क्रॉस सेक्शन पे मैं ब्लू कलर से ड्रॉ कर रहा हूँ, CD वाला जो फाइबर है ये एक एक्सट्रीम फाइबर हो जाएगा। फिर BA वाला जो फाइबर है ये एक्सट्रीम फाइबर हो जाएगा। समझ रहे हैं? ठीक है, यहां तक समझ गया। अब ये जो मोमेंट है P इंटू EX जो y एक्सिस के अबाउट लग रहा है, ठीक है, तो इसका एक्सट्रीम फाइबर तो आपने देखा CD वाला फाइबर एक्सट्रीम है और BA वाला फाइबर एक्सट्रीम है। तो CD वाले फाइबर पे आपका कंप्रेशन लग रहा होगा, है ना, तो इसको मैं लिखता हूं सिग्मा y कंप्रेशन, इस तरह से लिखूंगा। ओके, सिग्मा y बेंडिंग कंप्रेशन ऐसा लिखते हैं, सिग्मा y BC, इसको मैं लिखूंगा इस तरफ सिग्मा y, ठीक है, मतलब y मतलब मोमेंट अबाउट y एक्सिस के कारण हम स्ट्रेस देख रहे हैं, ड्यू टू बेंडिंग देख रहे हैं, ओके, एंड टेंशन सिग्मा y BT। इस तरह से मैं इसको रिप्रेजेंट करूंगा। अब ये सिग्मा y BC और सिग्मा y BT का वैल्यू इजीली निकाल लोगे क्या? ठीक है, वो निकल जाएगा। ठीक है, वो निकालने से पहले मैं एक चीज और बता देता हूँ यहाँ पे। इसको निकालने से पहले I का हम जो वैल्यू यूज करेंगे, जैसे कि my है मोमेंट अबाउट y एक्सिस, तो देखो यार, चलो इसको मैं अब लिखता हूँ। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? बाय यूजिंग फ्लेक्सर फॉर्मूला। फ्लेक्सर फॉर्मूला, तो ये डायग्राम बनाना है तो बना लीजिए। कौन सा? ये वाला, अभी जो यहाँ पे मॉडिफाई करके बनाया, पहला वाला अगर बनाया तो ठीक है, नहीं तो ये केवल my का इफेक्ट यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं, तो उसको बनाना है तो बना लीजिए। ठीक है, इस वाले पे तो फ्लेक्सर फॉर्मूला मेरे पास क्या है, m/i इक्वल टू सिग्मा बाय y। तो यहीं से मेरा ये जो सिग्मा है ये मेरा बेंडिंग स्ट्रेस है, ये मेरा निकल जाएगा। दिस इज माय बेंडिंग स्ट्रेस। यहां तक पता है सबको? तो देखो, तो सिग्मा इक्वल टू क्या हो गया फॉर्मूला, m/i इंटू y। ठीक है, अब हमको मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेसेस निकालनी है एक्सट्रीम फाइबर पे, तो y मेरा क्या हो जाएगा, y मेरा हो जाएगा y मैक्स। ठीक है, अब मैं देख रहा हूं किसका, my मोमेंट अबाउट y एक्सिस, क्या वैल्यू PEX, इसका इफेक्ट मैं देखूंगा। ओके, तो मैं सबसे पहले निकालता हूं, मैं लिखता हूं सिग्मा कंप्रेशन, सॉरी ऐसे नहीं लिखता हूं, क्या लिखता हूं, सिग्मा ड्यू टू मोमेंट अबाउट y एक्सिस। ठीक है, सिग्मा y, फिर क्या लिखूंगा, बेंडिंग कंप्रेशन सिग्मा y BC। तो सिग्मा y BC का वैल्यू क्या हो जाएगा, PEX डिवाइडेड बाई I की जगह, चूंकि हम my का एनालिसिस कर रहे हैं, I यहाँ पे IYY लोगे इंटू y मैक्स। अब यहाँ पे मैं बता देता हूँ, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है तो इसके लिए IYY क्या हो जाएगा, IYY हो जाएगा DB³/12 और y मैक्स क्या हो जाएगा, फॉर my मोमेंट y मैक्स हो जाएगा आपका B/2 के लिए। समझ गया? तो इस तरह से हम निकाल लेंगे सिग्मा y BC। उसी तरह से हम निकाल लेंगे सिग्मा y बेंडिंग टेंशन, तो ये क्या हो जाएगा, PEX डिवाइडेड बाई IYY इंटू y मैक्स। IYY और y मैक्स का वैल्यू दोनों के लिए कांस्टेंट सेम, समझे क्या? और सिग्मा y BC और सिग्मा y BT का भी मैग्नीट्यूड सेम होगा, लेकिन साइन अलग होगा। ठीक है, ऊपर वाला कंप्रेशन है तो ये पॉजिटिव है नेचर में, नीचे वाला टेंशन है तो ये नेगेटिव है नेचर में। ये समझ गए? इसका एनालिसिस किसका, सेकेंड वाला का, बेंडिंग मोमेंट अबाउट y एक्सिस का। तीसरा एनालिसिस, ये इक्वेशन सारे लिख लीजिए। तीसरा, बेंडिंग अबाउट x एक्सिस, है ना, mx का वैल्यू क्या है, p इंटू EY। इसका जरा देखो इफेक्ट वगैरह देख लो। चलो यार, जैसा भी बन गया एक्सिस, तो ये मेरा y एक्सिस और ये है मेरा x एक्सिस। ठीक है, सो क्रॉस सेक्शन भी बना ही देता हूं यहाँ पे, एक ही साथ पूरा का सब कुछ हो जाएगा। तो ये देखो
कौन कौन सा क्या क्या कंपार्टमेंट लिया था मैंने भाई, 1 2 3 4 लिया था, ABCD लिया था, ठीक है, वो भी लिख देते हैं ना, 1 2 3 4 ABCD, ठीक है। तो MXX मतलब ऐसा है, और इसका वैल्यू कितना है, P इंटू EY। तो इसका मुंडी देखो किधर है, कंपार्टमेंट 2 और कंपार्टमेंट 3 की तरफ मुंडी है, मतलब इस तरफ आपका कंप्रेशन होगा क्या, और इस तरफ ये टेंशन प्रोड्यूस कर रहा होगा क्या, कंपार्टमेंट 1 और कंपार्टमेंट 4 टेंशन में होगा क्या, ड्यू टू P इंटू EY। मतलब ये दोनों कंपार्टमेंट प्लस में होगा और ये दोनों कंपार्टमेंट में स्ट्रेस जो होगा टेंसाइल स्ट्रेसेस होगा नेगेटिव में। केवल इसका इफेक्ट देख रहे हैं MX का, MX के कारण, है ना, ये टेंशन में होगा क्या, समझ में आ रहा है। सो जो मैं बेंडिंग स्ट्रेसेस लिखूंगा, फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं सिग्मा एक्स बेंडिंग कंप्रेशन, ऐसे लिखूंगा, तो ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, MX बाई IX लिख देता हूं डायरेक्ट, इंटू वाई मैक्स। तो यहाँ पे I बताऊंगा क्या होगा, फिर उसी तरह से सिग्मा एक्स बेंडिंग टेंशन MX बाई IX इंटू वाई मैक्स। ये मेरा B है और ये D है, तो बेंडिंग अबाउट X एक्सिस हो रहा है, तो मेरा न्यूट्रल एक्सिस क्या हो गया, X एक्सिस मेरा न्यूट्रल एक्सिस हो गया, तो वाई मैक्स का वैल्यू क्या हो गया, D/2 हो जाएगा क्या, क्योंकि जो एक्सट्रीम फाइबर्स है वो कौन कौन से एक्सट्रीम फाइबर्स है, BC एक्सट्रीम फाइबर है, AD मेरा एक्सट्रीम फाइबर है, और BC वाला जो एक्सट्रीम फाइबर है ये इट इज सब्जेक्टेड टू कंप्रेसिव, वहां पे सिग्मा एक्स BC वाला स्ट्रेस एक्ट कर रहा होगा, और AD जो मेरा कंप्रेसिव मतलब एक्सट्रीम फाइबर है वहां पे इट इज सब्जेक्टेड टू टेंशन ड्यू टू द बेंडिंग मोमेंट MX। समझ में आ रहा है, ठीक है। मतलब कंपार्टमेंट 2 और 3 जो है वो कंप्रेशन में, कंपार्टमेंट 1 और 4 जो है वो टेंशन में। ये कंपार्टमेंट वाला सिस्टम क्यों बता रहा हूँ भाई, पूछ लेता है, ओके, इस मूवमेंट का इफेक्ट कंपार्टमेंट 3 पर क्या होगा, इस मूवमेंट का इफेक्ट कंपार्टमेंट 4 पे क्या होगा, ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है ना, इसलिए पूरा एनालिसिस होना चाहिए आपके पास। सोम मतलब हम, कॉन्सेप्ट डिकोडर, RCC मतलब कॉन्सेप्ट डिकोडर, हाइड्रोलॉजी मतलब एनवायरो मतलब सब कुछ मतलब अपना, इधर आके पढ़ के तो देखो यार, एग्जाम नहीं निकाले तो फिर हम अभी मूंछ रखे मूंछ काट लेंगे आपके लिए, ऐसे में काटता नहीं हूँ, पढ़ के तो देखो यार, बस नॉन टेक्निकल तैयार रखो, टेक्निकल बोल रहा हूँ ना मेरे ऊपर छोड़ दो। चलो यार, कितना रिक्वेस्ट करूँ आप सभी से, अब शायद प्यार दे दो, ठीक है। अब I का IXX कैसे निकालेंगे यार, रेक्टेंगुलर है तो BD/12 हो जाएगा इसके साथ। वाई मैक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, D/2 बता ही दिया, M का वैल्यू पता है, तो सिग्मा एक्स BC और सिग्मा एक्स BT निकाल लोगे क्या, है ना। तो इंडिविजुअल फोर्सेस का, इंडिविजुअल मूवमेंट का एनालिसिस हमने कर लिया, ठीक है। अब स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन कैसे, स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन भी समझ गए होगे ना, बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब न्यूट्रल एक्सिस X एक्सिस हो गया, तो इसके कारण बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, ये मान लो ऐसा, ठीक है, ये X एक्सिस, ये इधर कंप्रेशन में पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव में, समझ में आया, इस तरह से। चलो यहाँ पे मैं स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन दिखा देता हूँ, उसका भी डायग्राम बना देते हैं भाई, स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन एंड कॉर्नर स्ट्रेसेस। अब निकालते हैं, देखिएगा ये कंपार्टमेंट 1 2 3 4, ये मेरा CG, ये मेरा Y एक्सिस, X एक्सिस, ठीक है, पॉइंट A, पॉइंट B, पॉइंट C, पॉइंट D, 3 तरह का स्ट्रेस था, 3 तरह का लोडिंग था। एक तो हो गया कौन सा, डायरेक्ट लोड,
इसके कारण जो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन है ये तो बता दिया, पूरे क्रॉस सेक्शन पे कंप्रेसिव लोड, पूरे क्रॉस सेक्शन पे कंप्रेसिव लोड कहने का मतलब है आप चाहे पॉइंट 2 पे देखो, पॉइंट 3 पे देखो, पॉइंट 4 पे देखो, पॉइंट 1 पे देखो, जिस भी पॉइंट पे देखोगे वहां पर कंप्रेसिव लोड होगा, कंप्रेसिव स्ट्रेस होगा, उसका वैल्यू क्या होगा P/A। ठीक है, इट इज डायरेक्ट कंप्रेशन, डायरेक्ट कंप्रेशन। इसका स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, इस तरह से दिखेगा। ठीक है, पॉजिटिव में। ओके, इसको मैं लिखता हूं सिग्मा डी, इसको क्या लिख दिया सिग्मा डी। चलो, ये डायरेक्ट स्ट्रेस का समझ में आ गया। अभी मैं स्ट्रेस को डिस्ट्रीब्यूट करता हूं, स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन लिखता हूं फॉर मूवमेंट अबाउट y एक्सिस, मतलब ये वाले मूवमेंट के लिए P इंटू ई एक्स मूवमेंट के लिए स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन लिखूंगा। तो देखो यार, यहाँ पे डायग्राम बना रहा हूं, बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन होगा, न्यूट्रल एक्सिस पे 0, एक्सट्रीम फाइबर्स पे मैक्सिमम। ओके, ये पॉजिटिव कंप्रेशन, इधर ये टेंशन नेगेटिव। ओके, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे my के कारण स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन है PEX। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि कंपार्टमेंट 3 और कंपार्टमेंट 4 में पॉजिटिव स्ट्रेस है और कंपार्टमेंट 1 और कंपार्टमेंट 2 में नेगेटिव स्ट्रेस है। ठीक है, और इसका वैल्यू क्या है सिग्मा वाई बेंडिंग कंप्रेशन, और ये वैल्यू क्या हो गया सिग्मा वाई बेंडिंग टेंशन। ओके, अब मैं लिखता हूं स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन ड्यू टू मूवमेंट अबाउट एक्स एक्सिस, मतलब इस वाले मूवमेंट के लिए mx, इसका वैल्यू क्या है P इंटू ई वाई। तो इसका स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन करूं तो यहीं पर करके दिखा देता हूं, यहीं पर डायग्राम बना देते हैं बगल में, थोड़ा सा ऐसा कर देंगे ना, अच्छे से बनाएंगे, जस्ट ए मिनट, यहां से बनाते हैं। ठीक है, तो देखिए ये इस तरह का एक ट्रायंगल बन जाएगा और ये वाला पॉजिटिव कंप्रेशन में है और ये नेगेटिव में है, समझ में आ रहा है। और ये y मैक्स का वैल्यू यहाँ पर D/2, ये B है और ये D है, और इस केस में y मैक्स का वैल्यू B/2। ठीक है, और इसका वैल्यू ये क्या हो गया सिग्मा x बेंडिंग कंप्रेशन, सिग्मा x बेंडिंग टेंशन। समझे क्या, क्लियर है। अब मैं आपसे पूछता हूं, ये स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन समझ गया। ठीक है, अब मैं आपसे पूछता हूं कितना अच्छा डायग्राम बन रहा है, हाँ? ये सब चीज मैंने खुद कभी नहीं किया है, बस आपको पढ़ाने के लिए करता हूं इन सब चीजों को। तो देखो यार, मैं आपसे पूछता हूं कि स्ट्रेस एट पॉइंट ए कितना होगा, रिजल्टेंट स्ट्रेस। अब मैं बात करता हूं रिजल्टेंट स्ट्रेसेस का। ठीक है, ये जनरली कॉर्नर स्ट्रेस पूछता है। ओके, वरना आप कहीं पर भी निकाल सकते हैं, है ना, क्योंकि आपको बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट पता है। ओके, तो उसके अकॉर्डिंग किसी भी पॉइंट पर आपसे पूछेगा, चाहे आपको यहाँ पे पूछे, इधर पूछे, कहीं पर भी पूछेगा, आप इजीली निकाल लोगे, है कि नहीं। लेकिन वो जनरली इधर उधर कहीं नहीं पूछता है, वो पूछता है कॉर्नर पे पूछता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। अगर अदर देन कॉर्नर भी पूछेगा तो आप निकाल लोगे बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट को यूज करके। फॉर्मूला वगैरह आपके पास है ही, देखो यार यहाँ पे फॉर्मूला वगैरह है ना, सब कुछ। ओके, अभी y मैक्स यहाँ पे पुट कर दिए, y बस हमको y का वैल्यू चेंज करना है। यहाँ पे मैंने y मैक्स पुट कर दिया तो मेरे को एक्सट्रीम फाइबर पे निकल रहा है, एक्सट्रीम फाइबर पे। ओके, अगर मैं y का वैल्यू चेंज कर दूंगा, ओके, मैं y का कोई डिफरेंट वैल्यू पुट करूंगा तो मेरे को उस पॉइंट पे निकल जाएगा, समझे क्या। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पहला एक पॉइंट के लिए लिखता हूँ रिजल्टेंट स्ट्रेस सिग्मा रिजल्टेंट एट पॉइंट ए के लिए लिखता हूँ। तो बच्चा लोग जवाब दो, पॉइंट ए पर कौन कौन सा स्ट्रेसेस है। सबसे पहले एक डायरेक्ट स्ट्रेस, तो मैंने बोला था पूरे क्रॉस सेक्शन पर है, सिग्मा डी, समझे क्या, ये सिग्मा डी। फिर पॉइंट ए पर और क्या है, प्लस कंप्रेशन है क्या पॉइंट ए पर, पॉइंट ए पर कंप्रेशन है और कंप्रेशन नहीं है पॉइंट ए पर, और बाकी क्या है टेंशन ही है। देखो पॉइंट ए पर जो टेंशन है
वो चाहे आप इसके लिए देखो, my मूवमेंट के लिए देखो, इस कारण से भी पॉइंट ए पर जो स्ट्रेस आएगा पॉइंट ए पर और पॉइंट बी पर ड्यू टू मूवमेंट my, पॉइंट ए पर पॉइंट बी पर टेंशन में आएगा, है ना। यहाँ पे देखो ये टेंशन जोन आ रहा है इसमें, टेंशन रीजन में, ठीक है। सो माइनस सिग्मा वाई बी टी। फिर अब इसका इफेक्ट देखते हैं, एम एक्स का इफेक्ट क्या है। तो एम एक्स का भी इफेक्ट देखते हैं। पॉइंट ए पर मैंने देखा तो इसके कारण भी टेंशन ही आ रहा है ना। मतलब एम एक्स के कारण आपका पॉइंट ए पर टेंशन आएगा, फिर पॉइंट डी पर भी टेंशन आ रहा है। ओके, तो ये भी हो जाएगा। फिर माइनस लिख दूंगा आगे, सिग्मा एक्स बी टी। समझे क्या, ये क्या हो गया फिर, सिग्मा डी माइनस सिग्मा वाई बी टी माइनस सिग्मा एक्स बी टी। समझ में आ रहा है। तो इसको जरा मैं थोड़ा फॉर्मूला को एक्सपेंड करके लिखता हूँ। चलो, सिग्मा रिजल्टेंट एट ए हमने निकाला, सिग्मा डी माइनस सिग्मा वाई बेंडिंग टेंशन माइनस सिग्मा एक्स बेंडिंग टेंशन, पी बाई ए माइनस, इधर क्या लिखता हूं, ये लिखता हूं P इंटू ई एक्स बाई आई एक्स ना, तो डी बी क्यू बाई 12 इंटू वाई मैक्स बी बाई 2 माइनस P इंटू ई वाई बी डी क्यू बाई 12 इंटू डी बाई 2। कैलकुलेट हो जाएगा वैल्यू, ठीक है। इस तरह से वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये तो मैंने किया रेक्टेंगुलर के लिए। उसी तरह से क्रॉस सेक्शन आपका कोई मान लो स्क्वायर दे दिया, स्क्वायर क्रॉस सेक्शन दे दिया, तो उसमें क्या चेंज होगा, अधिक से अधिक आई का वैल्यू चेंज होगा एंड वाई का वैल्यू चेंज होगा। बाकी सब कुछ सेम, कॉन्सेप्ट सेम। कोई भी क्रॉस सेक्शन हो, आई सेक्शन ही दे दिया, आई सेक्शन, ठीक है। इसमें भी क्या चेंज होगा, अधिक से अधिक आई का वैल्यू चेंज होगा और वाई का वैल्यू चेंज होगा। समझे क्या? ओके। सो एच सेक्शन दे दिया, सी सेक्शन दे दिया, कुछ भी दे दिया, क्या चेंज होगा, आई और वाई का वैल्यू चेंज होगा। बाकी सब कुछ कॉन्सेप्ट सब कुछ सेम। समझे? इस तरह से आपको कॉर्नर स्ट्रेसेस आपको निकालने पूछेगा, बायएक्सियल बेंडिंग में ऐसे एनालिसिस होता है, ठीक है। तो ये तो हो गया सिग्मा आर ए, हमने निकाल के देखा। अगर मैं आपसे पूछूं पॉइंट बी पर इस वाले पॉइंट पर रिजल्टेंट स्ट्रेस, तो यहां पर लिखे क्या, यहीं पर लिखते हैं, ठीक है। यहां पर लिखते हैं, फिर उधर फॉर्मूला बना देंगे, सिग्मा बी रिजल्टेंट। तो देखो, सबसे पहले एक कंप्रेसिव तो वो रहेगा, सिग्मा डी कंप्रेसिव रहेगा हमेशा, क्योंकि वो तो उसके कारण पूरे क्रॉस सेक्शन के ऊपर कंप्रेसिव लोडिंग है। ओके, अब देखो पॉइंट बी पर सबसे पहले एम वाई का इफेक्ट देखो। किसका? एम वाई का इफेक्ट देखो। टेंशन है क्या, तो माइनस सिग्मा वाई बेंडिंग टेंशन आ रहा है। फिर पॉइंट बी पर और कौन सा स्ट्रेस आ गया, एम एक्स के कारण एक बेंडिंग स्ट्रेस आएगा, तो इसके कारण जो स्ट्रेस है वो पॉजिटिव में है, कंप्रेशन में, तो प्लस सिग्मा एक्स बेंडिंग कंप्रेशन। क्या अब इनके वैल्यूज आपको पता है कि नहीं, फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। इनका वैल्यूज पता है, फॉर्मूला बन जाएगा। ओके, सिमिलरली अब यहां पे देखो पॉइंट सी पर अगर मेरे को लिखना है, चलो इसका पहले फॉर्मूला बना देते हैं। सिग्मा रिजल्टेंट एट पॉइंट बी क्या था, पी बाई ए, ठीक है, मतलब पी बाई ए, फिर प्लस लिखते हैं क्या, एम एक्स वाला कंपोनेंट, तो पी इंटू ई वाई बी डी क्यूब बाई 12 इंटू डी बाई 2 माइनस पी इंटू ई एक्स बाई डी बी क्यूब बाई 12। देखो मेरे को कुछ याद करने का जरूरत नहीं है, सब दिमाग में है, लिख रहे हैं बस, आप लिखो इसे, कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। बच्चा लोग इधर कुछ याद करने की जरूरत पड़ रहा है क्या? नहीं, जस्ट फॉर्मूला देखा मैंने, लॉजिक देखा, प्लस माइनस कर दिया, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ये सारा क्या है, सुपरपोजिशन मतलब इंडिविजुअल एनालिसिस कर लिए, फिर
किसी एक पॉइंट पे इफेक्ट देखना है सारे के लिए, तो इंडिविजुअल एनालिसिस करके सबको जोड़ दिए, तो रिजल्टेंट इफेक्ट निकल गया, नेट इफेक्ट निकल गया। इसी तरह हम सोम में अप्लाई करते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सोम में देखो, हाइड्रोलॉजी में देखो, डिफ्लेक्शन वाले चैप्टर में देखो, सोम में, स्ट्रक्चर में देखो, आरसीसी में देखो, कहीं पर भी यही है। फोर्सेस के कारण इंडिविजुअल इफेक्ट देख लो, फिर उसका कंबाइंड इफेक्ट निकालना है तो इंडिविजुअल इफेक्ट देख लो डिफरेंट लोडिंग के कारण उस पॉइंट पर, फिर उनको ऐड कर दो, कंबाइंड इफेक्ट निकल जाएगा। समझे क्या? ठीक है, तो चलिए अब हमको कहां पे निकालना है? पॉइंट सी पर अगर हम लिखेंगे सिग्मा रिजल्टेंट एट पॉइंट सी, सिग्मा रिजल्टेंट एट, एक मिनट यार, थोड़ा सा लेंदी हो गया वीडियो, लेकिन मजा आया कि नहीं चीजों को पढ़ने में? ठीक है, ये सब चीज आप कहीं भी नहीं देखे होंगे, इतना डिटेल में आपको कोई भी नहीं पढ़ाता होगा। सिग्मा रिजल्टेंट पॉइंट सी, तो सिग्मा डी प्लस, देखो पॉइंट सी पर एम वाई का अगर इफेक्ट हम देखें एम वाई का, तो पॉइंट एम वाई के कारण पॉइंट सी पर क्या, पॉइंट डी पर, दोनों पर कंप्रेशन ही है ना, तो प्लस सिग्मा वाई बी सी। उसी तरह से प्लस अगर हम देखें किसका इफेक्ट, एम एक्स का इफेक्ट, तो पॉइंट सी पर देखो एम एक्स का इफेक्ट, ये भी कंप्रेशन में ही है ना, तो प्लस सिग्मा एक्स बी सी। ओके, तो सिग्मा रिजल्टेंट एट पॉइंट सी इक्वल टू, सब कुछ प्लस में है क्या, सिग्मा डी प्लस, क्योंकि सब कंप्रेशन में है, सिग्मा वाई बेंडिंग कंप्रेशन प्लस सिग्मा एक्स बेंडिंग कंप्रेशन। ओके, ये क्या हो गया, पी वाई ए प्लस, लिख दो यार, लिख देगा उसमें क्या लिख देगा, एम इंटू ई एक्स बाई आई वाई, डायरेक्ट लिख देता हूँ, फिर ये बी वाई टू लिख दिया, प्लस एम इंटू ई वाई, आई वाई लिख दिया यहाँ पे, सॉरी आई एक्स लिख दिया इधर, इंटू डी वाई टू लिख दिया। समझ में आ रहा है? इसी तरह से मैं निकालूंगा अगर सिग्मा रिजल्टेंट एट पॉइंट डी जो मेरा बचा वहां पे, तो सिग्मा डी प्लस में रहेगा ही, फिर क्या हो जाएगा, किसका इफेक्ट पॉजिटिव है किसका नेगेटिव में देख लो, एम वाई के कारण कंप्रेशन एट पॉइंट डी पर ड्यू टू एम वाई, देखो ड्यू टू एम वाई पॉइंट डी पर कंप्रेशन है कि नहीं, और एम एक्स के कारण पॉइंट डी पर टेंशन है, तो क्या हो गया ये, प्लस सिग्मा वाई बेंडिंग कंप्रेशन माइनस सिग्मा एक्स बेंडिंग टेंशन, तो क्या हो गया, पी वाई ए प्लस वही एम ई एक्स बाई आई वाई इंटू बी वाई टू माइनस एम ई वाई बाई आई एक्स इंटू डी वाई टू। समझ गए? तो चारों कॉर्नर पॉइंट्स हमने निकाल लिया, लिख लीजिए। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, एक क्वेश्चन पूछूंगा, लास्ट क्वेश्चन, सिग्मा रिजल्टेंट ए, सिग्मा रिजल्टेंट बी, सिग्मा रिजल्टेंट सी, सिग्मा रिजल्टेंट डी, इनका फॉर्मूला पहले लिख देता हूं इधर। चलो यार आपके सामने ही लिखता हूं, अगर ऐसे लिखूंगा तो फिर आपको लगेगा कि क्या क्या लिख दिया। देखो सिग्मा रिजल्टेंट एट पॉइंट ए, रिजल्टेंट एट पॉइंट बी, रिजल्टेंट एट पॉइंट सी, रिजल्टेंट एट पॉइंट डी, तो पॉइंट ए पर ऐसे लिख दिया, ये सिग्मा डी लिखा हूं, है ना, सिग्मा डी तो सब में कंप्रेसिव पॉजिटिव, तो सबसे पहले सिग्मा डी सब में लिख दिया। सिग्मा रिजल्टेंट एट पॉइंट बी इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा रिजल्टेंट एट पॉइंट बी इक्वल टू, देखो सिग्मा डी प्लस, फिर सिग्मा रिजल्टेंट एट पॉइंट सी, सिग्मा डी प्लस सिग्मा एक्स बेंडिंग कंप्रेशन प्लस सिग्मा वाई बेंडिंग कंप्रेशन, इसके कारण सिग्मा रिजल्टेंट पॉइंट डी, इसके कारण क्या होगा, सिग्मा डी प्लस सिग्मा वाई बेंडिंग कंप्रेशन माइनस सिग्मा एक्स बेंडिंग टेंशन। ठीक है, अब मेरे को ये बताइए इसमें से मैक्सिमम सिग्मा मैक्स किधर है, सिग्मा मिन किधर आएगा, हमेशा कौन से कॉर्नर पे हमेशा इस केस में सिग्मा मैक्सिमम देखने को मिलेगा, किस कॉर्नर पे सिग्मा मिनिमम देखने को मिलेगा। तो देखो बच्चा लोग, एट कॉर्नर सी, क्योंकि ये तीनों समेशन में है,
सिग्मा मैक्स देखने को मिलेगा कॉर्नर सी पर, समझे क्या? सिग्मा मैक्सिमम देखने को मिलेगा हमेशा कहाँ पर? कॉर्नर सी पर। सिमिलरली मिनिमम कहाँ देखने को मिलेगा? आपको मिनिमम देखने को मिलेगा एट कॉर्नर ए, हमेशा कहाँ पर देखने को मिलेगा? एट कॉर्नर ए, हमेशा। कहीं देखने को मिले ना मिले, कॉर्नर ए पर हमेशा मिनिमम होगा। अब देखो डायग्राम देखो, ए बी सी डी, तो कौन कौन से कॉर्नर पे? कॉर्नर सी पे मैक्सिमम, कॉर्नर ए पे मिनिमम। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट कॉर्नर है क्या? समझ रहे हैं क्या? दिस बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर। ठीक है, ये चीज भी आइडेंटिफाई करके रखिए, इसको भी क्वेश्चन में पूछ लेगा एग्जाम में। चीजें समझ में आई? हमेशा कॉर्नर सी पर मिनिमम, सॉरी यार क्या बोल दिया, हमेशा कॉर्नर मतलब इस वाले पॉइंट पे हमेशा मैक्सिमम होगा और इस वाले पॉइंट पे हमेशा मिनिमम होगा। समझ गए? मैक्सिमम मिनिमम वाला पॉइंट्स। ठीक है, ये एग्जाम में पूछ लेता है। तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं एंड करता हूँ। यहाँ पर हमारी एक छोटी सी एनरोलमेंट ऑफर चल रही है अभी। द एनरोलमेंट फीस ₹2999 ओनली। ये जो वैलिड रहेगी ये ऑफर, इट विल बी वैलिड अप टू द फेस्टिव सीजन। दुर्गा पूजा का सीजन चल रहा है, तो इसी खुशहाली में आप सभी को मैं एनरोलमेंट ऑफर दे रहा हूँ टू एनरोल इनटू कंप्लीट सिविल इंजीनियरिंग पैकेज। अब इतना आप पूछेंगे, आपके मन में डाउट होगा शायद, इसलिए आप एनरोल नहीं कर पाते हो कि इतना कम में मैं आपको टेक्निकल कौन क्यों पढ़ा देगा। देखिए, एक तो मैं आपका मदद करना चाहता हूँ, पहला बात तो ये हो गया। ठीक है, इसमें मेरा कोई बिजनेस स्ट्रैटेजी ऐसा कुछ नहीं है। फीस लेता हूँ, थोड़ा ले लिया। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है मेरा? कॉन्सेप्ट ये है कि जो हमने फ्री में यूट्यूब पे पढ़ा दिया वो तो मैंने पढ़ा दिया, वो तो वही है। उसको पेड पढ़ाऊँ फ्री पढ़ाऊँ कोई मतलब नहीं है, एक ही चीज है। इंजीनियरिंग इज इंजीनियरिंग। अपने कुछ सब्जेक्ट पेड है, जैसा कि स्ट्रक्चर एनालिसिस का, स्टील स्ट्रक्चर का, है ना, फिर हाइड्रोलॉजी का हो गया, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग हो गया, बीएमसी हो गया, सर्वे हो गया, एनवायरो हो गया। ठीक है, फिर और कौन सा सब्जेक्ट है पेड में अपना, मैं भी भूल रहा हूँ। और तो कुछ नहीं, और बाकी सब सब्जेक्ट तो लगभग हमने फ्री में पढ़ा दिया है। ठीक है, हाँ, स्ट्रक्चर स्टील हो गया, हाइड्रोलॉजी हो गया, बिल्डिंग मटेरियल, एस्टिमेशन कॉस्टिंग, सर्वे, एनवायरो, हाँ, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, सीपीएम पार्ट वाला। ठीक है, ये वाला पार्ट। तो ये सारे जो पेड टॉपिक है ना, ये आपको इस सब्सक्रिप्शन में मिल जाएंगे। जस्ट मैंने फीस रखा है 2999, ₹1 कम 3000। इसमें आपको ये सारे पेड लेक्चर वीडियोस इनके मिलेंगे, इन सब्जेक्ट के। और बाकी सब कुछ आप फ्लूइड मैकेनिक्स देखो, आरसीसी देखो, ओसीएफ देखो, है ना, सोम देखो, सॉइल देखो, सब कुछ मैंने यूट्यूब पे पढ़ा दिया है। हाईवे जस्ट आने वाली है अभी, ट्रैफिक इंजीनियरिंग देखो, वो भी पढ़ा दिया है। सब कुछ मैंने फ्री में पढ़ा दिया है, आप उधर से देखो ना वो सब चीज। तो ये पूरा का पूरा पैकेज बनता है अपना 2999 का, फ्री प्लस पेड लेक्चर वीडियो का। ओके, सो 2999 में ऐसा नहीं है कि मैं आपको सब कुछ फ्री, सब कुछ ये दे रहा हूँ, मतलब एकदम पेड वेड, ऐसा कुछ नहीं है। इट इज पेड लेक्चर वीडियोस जो अपने हैं कुछ सब्जेक्ट के, ये प्लस फ्री वाले टॉपिक आप यूट्यूब से कवर करोगे, है ना, तो आपका हो गया ना, कंप्लीट सिविल इंजीनियरिंग कवर हो गया। समझे क्या? ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, प्री स्ट्रेस कंक्रीट, ठीक है, ये आने वाली है। मैथमेटिक्स भी फ्री पढ़ा रहा हूँ, तो जस्ट सपोर्ट करिए, इसलिए बस फीस लेता हूँ। एक सपोर्ट के नाम पे एक ढोंग चला दिया फीस का, कि थोड़ा, क्योंकि सारा का सारा टाइम मैं इसी में दे रहा हूँ, तो कुछ ना कुछ आउटपुट होना चाहिए, है कि नहीं? वेल, गुड लक, हैव ए नाइस डे, टेक केयर। एनरोलमेंट के लिए आप कॉन्टैक्ट करिए 7008-420-353 पर। एंड्रॉयड एप्लीकेशन, एंड्रॉयड ऐप अपना आप डाउनलोड कर लीजिए। कॉन्सेप्ट डिकोडर का एंड्रॉयड ऐप अवेलेबल है, जो कि आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगा। गुड लक।